हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे बेटा सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर कंप्लीट किया था बेटा। आज की सेशन में हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले। सिक्वेन्स एंड सिरीज हा चॅप्टर असतो तो बेटा जेई पॉइंट ऑफ व्ह्यू किंवा सीईटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू हा वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट असणार आहे तुमच्यासाठी। या चॅप्टर मधील जे क्वेश्चन्स असतात ते कंपॅरेटिव्हली बाकी चॅप्टर्स पेक्षा जो असतात ते इजी असतात किंवा त्याला तुम्ही हँडी असं म्हणू शकता। तो वेटेज वाइज अगर बात करें बेटा तो जेई में हर साल सीक्वेंस एंड सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर को पूरा प्रॉपरली ध्यान देकर पढ़ना है, प्रॉपरली नोट्स बनाओ। तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो प्रॉपरली मेंस लेवल की क्वेश्चन ही स्टार्टिंग से सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर को लेकर। तो स्टार्ट करते बेटा, स्टार्टिंग विथ की आजच्या सेशन मध्ये सर अपन काय काय बघणार आहोत। तो आज के सेशन में बेटा हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीटली स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग बोर्ड्स का बुक उठाकर देखते हो तो आपको वहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का कोई भी टर्म वहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। बोर्ड्सच्या टेक्स्टबुक मध्ये बेटा डायरेक्टली जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन पासून स्टार्ट केलंय, पण एंट्रन्स पॉइंट ऑफ व्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मधून सुद्धा क्वेश्चंस विचारले जातात। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपन ने 10th में भी पढ़ा ही रहता है बेटा, थोड़ा बहुत बेसिक अपन ने 10th में पढ़ा रहता है। कॉमन डिफरन्स, सम ऑफ एन टर्म्सचा फॉर्म्युला सुद्धा बघितलेला आहे आपण अरिथमेटिक प्रोग्रेशनसाठी। nth टर्म्सचा फॉर्मूला सुद्धा अपन 10th मध्येच बघतो। तो उन सभी चीजों को क्विकली रिवाइज करेंगे और इस पे बेस कुछ एमसीक्यूज आज सॉल्व करेंगे। तो प्योरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज की सेशन में जो है बेटा हम लोग कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे ना। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विथ की सर प्रोग्रेशन हा चैप्टर है, तो उसके पहले देख लेते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज अगर हम लोग बोल रहे हैं कि चैप्टर का नाम है तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब क्या होता है, इनको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं या समझने के लिए ट्राय करते हैं। बघा, सिक्वेन्स आपण कशाला म्हणणार आहोत, बघा, अ सक्सेशन ऑफ अ नंबर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर और अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सम वेल डिफाइंड लॉ। अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सम वेल डिफाइंड लॉ इज कॉल्ड सिक्वेन्स। सिक्वेन्स म्हणजे काय असणार आहे बेटा, नंबर्स दिलेले असणार आहे, त्यांना आपण कॉमनली सेपरेट करू। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि सिक्वेंस की अगर एग्जांपल की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी को क्या बोलोगे आप लोग, सीक्वेंस बोलोगे, क्योंकि ये जो नंबर्स आ रहे हैं बेटा इसके अंदर, इनके बीच में कुछ तो डेफिनाइट और लॉ वहां पे जो है वो डिफाइन किया गया है कि 2 2 के बाद में 4, मतलब 2 2 तुमने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये लॉ है, ऐसे बोल सकते हो उसको। अगर यहाँ पे देखिए हम लोग, तो ये हो गया हमारा 3, उसके बाद में ले लेते हैं हम लोग 9, उसके बाद में ले लेते हैं बेटा हम लोग 27, उसके बाद ले लेते हैं 81, उसके बाद में आ जाएगा 243। तो ये जो इस टाइप की जो टर्म्स हमने यहाँ पे लिखी है या किंवा नंबर आपण त्याला लिहिलंय, याला सुद्धा आपण काय बोलू शकतो, इथं सिक्वेन्स बोलू शकतो। काऊन सर, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स आ रही है बेटा इनके बीच में भी कुछ पर्टिकुलर लॉ डिफाइंड हो रहा है ना। 3 के अगर हम लोग देखें तो पावर से बेटा, ये 3 के क्या है, यहाँ पे पावर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर जो है वो कॉमा से सेपरेट आउट की रहेगी और उनके बीच में क्या होगा, एक पर्टिकुलर लॉ डिफाइंड रहेगा। तो इस टाइप की जो ये हमारी इस टाइप का जो हमारा ये लिखा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सीक्वेंस बोलने वाले हैं ना। तो सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे आपको क्विकली समझ लेना है कि एक वेल डिफाइंड लॉ को फॉलो कर कर कुछ नंबर्स क्या करेगा, वो लिखते जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिक्वेन्स मध्ये जर आपण बघितलं तर बेटा सिक्वेन्स जे आहे ते फायनाइट असू शकतात किंवा इनफायनाइट असू शकतात। नावावरूनच आपण समजू शकतो की फायनाइट सिक्वेन्स मध्ये काय असणार आहे, नंबर ऑफ टर्म्स कशा असणार आहे, फायनाइट असणार आहे ना। अ सिक्वेन्स इज सेड टू बी फायनाइट सिक्वेन्स इफ इट हैज नंबर फायनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिक्वेंस की, स्मॉल a1 a2 a3 अप टू an से रिप्रेजेंट कर रहा है, और t1 t2 t3 अप टू tn, है ना। सो फर्स्ट टर्म कैपिटल T1 से रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड टर्म कैपिटल T2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस टाइप में हम लोग सिक्वेंस की जो टर्म्स है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो बेटा देखो 3 5 7 9, है ना। तो यहाँ पे नंबर के, और इसमें अगर देखें तो एक लॉ आ रहा है, 2 2 ऐड होता जा रहा है पिछले नंबर में ना। यहाँ पे अगर देखें तो 2 6 18 54, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलरली लॉ वहां पे जो हो रहा है वो नंबर्स के बीच में सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसे तुम लोग उसको बोल सकते हो। सो यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनाइट है, हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्सला आपण इथं काउंट करू शकतो। अशा टाइपच्या सिक्वेन्सला आपण काय बोलणार आहोत, फाइनाइट सीक्वेंस बोलना रहो। ठीक है, आगे देखते हैं, ऐसे इनफाइनाइट सीक्वेंस भी रह सकता है, इसमें समझ सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे रहेंगे बेटा, इसके अंदर इनफाइनाइट रहेंगे। फिर से टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो भी देख लो, स्मॉल a1 a2 a3 अप टू an, या प्रकारे त्याला नंबर टर्म्सला रिप्रेजेंट करतोय, किंवा कैपिटल T1 T2 T3 T4 T5, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वहां पे टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बेटा इस सीरीज के लिए T2 क्या हो जाएगा, सॉरी इस सीरीज के लिए बोला, इस सीक्वेंस के लिए T2 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा।
T3 की अगर बात करें तो T3 कितना रहेगा बेटा, T3 हो जाएगा हमारा 1/9, T3 हो जाएगा हमारा 1/9। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो आई होप कि हे पॉइंट तुम्हाला क्लियर असेल। सिंपल सा कंसेप्ट था, फाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इजीली वहां पे उसको समझ सकते हैं। आते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब सीरीज का मतलब क्या आता है ये भी समझ लेते हैं। सिक्वेन्स म्हणजे काय होतं, टर्म्सच्या मधात एक पर्टिक्युलरली लॉ डिफाईन करून असायचा, त्या टाईप्सच्या आपण अरेंजमेंटला आपण काय बोलत होतो, सिक्वेन्स म्हणत होतो। आता जे टर्म्स असतील ना त्यांना काय करायचंय, ऍड करायचंय, टर्म्सला काय करायचं बेटा, ऍड करायचंय। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या था, हमारा एक सीक्वेंस था, है ना। टर्म्स के बीच में कुछ तो पर्टिकुलरली लॉ डिफाइंड हो रहा था। अब क्या करते हैं बेटा, इनके बीच में प्लस प्लस साइन प्रोवाइड कर देते हैं, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो ये जो लिखा है हमने 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इसी को हम लोग बोलेंगे सीरीज, है ना। तो सीरीज का डेफिनेशन पढ़ सकते हो, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस वी गेट एन एक्सप्रेशन विच इज कॉल्ड सीरीज। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस को, तो जो एक पूरा का पूरा ऐसे अरेंजमेंट मिलेगा हमको, है ना। तो ये 1 - 2 + 4 ऐसे जो आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज, है ना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, इससे करस्पॉन्डिंगली अगर बात करें कि सीक्वेंस क्या रहेगा, तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 1 - 2 4 -8 16 -32, और ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये इससे करस्पॉन्डिंगली सीक्वेंस है। हा जर सिक्वेन्स असेल तर याच्या करस्पॉन्डिंगली ही काय होणार आहे बेटा, सिरीज होणार आहे। ही टर्म्स ऑफ द सिक्वेन्स आहे। टर्म्स ऑफ द सिक्वेन्सच्या मधात काय करणार आहे, तो एक तर ऍडिशन साइन प्रोवाइड करणार है किंवा सब्ट्रैक्शन साइन प्रोवाइड करणार है। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ द सिक्वेंस पे प्लस प्लस करते चलो, तो तुमको जो अरेंजमेंट मिल रहा है उसको हमने क्या बोला है बेटा, वहां पे सीरीज बोला है। आई होप कि हा पॉइंट क्लियर असेल। स्टेटमेंट परत रिपीट करतोय, ठीक आहे। टर्म्स ऑफ द सिक्वेन्सच्या मधात ऍडिशन किंवा सब्ट्रैक्शन साइन द्यायचंय, आणि जो अरेंजमेंट आपल्याला मिलना है बेटा त्याला अपन बोलना आहोत सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज के बीच में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। सीक्वेंस में क्या होता है बेटा, नंबर्स के बीच में या टर्म्स के बीच में एक पर्टिकुलर लॉ डिफाइन किया रहता है, और टर्म्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट आउट कर देते हैं, टर्म्स को अपन कॉमा से सेपरेट आउट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म को स्मॉल a1 या कैपिटल T1 से रिप्रेजेंट किया, सेकंड टर्म को स्मॉल a2 या कैपिटल T2 से रिप्रेजेंट किया। ये भी मेरे अकॉर्डिंगली तुमको क्लियर रखना है। अब सीक्वेंस की जो टर्म्स है इनके बीच में अगर प्लस साइन या माइनस साइन अगर आप लोग लगा देते हो, तो वो जो अरेंजमेंट आपको मिलने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज। सो आई होप की ही पॉइंट्स तुम्हाला सर्व क्लियर असतील। अगदी बेसिक पॉइंट्स आहे बेटा, सिक्वेन्स कशाला बोलणार आहोत, सिरीज कशाला बोलणार आहोत। तर स्टार्ट करूया मग। आजच्या सेशनचा जो सर्वात इंपॉर्टंट पार्ट असणार आहे तुमचा, तो असणार आहे बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो पहले प्रोग्रेशन का भी डेफिनेशन देख लो। तो द वर्ड प्रोग्रेशन रेफर्स टू द सीक्वेंस। प्रोग्रेशन म्हणजे नेमकं वेगळं काहीच नाही है, ठीक है। प्रोग्रेशन यानी अलग से कुछ नहीं है, सीक्वेंस का अलग से नाम या सीक्वेंस का दूसरा नाम तुम लोग बोल सकते हो कि क्या है, प्रोग्रेशन है। तो सीक्वेंस की जगह पे हम लोग अभी वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, प्रोग्रेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है बेटा हमारा फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख देते हैं। अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट स्लाइड इन्होंने डायरेक्टली जनरल टर्म ऑफ एपी का ही आ गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय असतो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय असतो ते बघू पहिले, ठीक आहे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी क्या रहेगा वो देख लेते हैं। सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब रहेगा बेटा डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, है ना। ये तो पता होना चाहिए तुमको, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म, कॉन्जिगेटिव, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, कॉन्जिगेटिव टर्म्स
difference between any two consecutive terms of a sequence remain constant, sequence remain constant, remains constant। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस होता है बेटा इसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा बेटा हमारा 2 4 6 8 10 12 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यालाच आपण म्हणतो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इथं T1 जर मी बघितलं तर T1 किती होणार आहे, 2 होणार आहे, T2 किती होणार आहे, 4 होणार आहे, T3 किती होणार आहे बेटा, 6 होणार है, T4 कितना होने वाला है आपका, 8 होने वाला है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है कि T3 माइनस T2 अगर मैं करूँ तो ये कितना आ रहा है, 4 माइनस ऑफ 2, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस ऑफ 2, तो ये कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। अगर मैं T2 माइनस T1 करता है ना, T2 माइनस T1 अगर मैं करता तो T2 माइनस T1 कितना आ जाता, ये भी कितना आ जाता बेटा, 2 आ जाता। T4 माइनस T3 अगर मैं करूँ तो ये भी कितना आएगा, T4 माइनस T3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 6, तो ये भी कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसी को तो हम लोग एपी बोलते थे, हा आपण पार्ट 10th मध्ये सुद्धा बघितलेला आहे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें बेटा तो इसको डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। और उसी को क्या बोलते हैं, वो जो डिफरेंस जो हमेशा कांस्टेंट रहता है इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कॉमन डिफरेंस। सो डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी होता है T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 और T4 माइनस ऑफ T3, है ना। और ये ऐसे चलता जाएगा। सो आई होप कि हा पॉइंट क्लियर असेल तुम्हाला। डी काय रिप्रेझेंट करतोय, डी इज अ कॉमन डिफरन्स, डी काय रिप्रेझेंट करतोय बेटा, डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरन्स। डी ला आपण बोलत होतो कॉमन डिफरन्स, ठीक है, डी को बोला जाता है कॉमन डिफरन्स। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कशाने रिप्रेझेंट करतो, स्मॉल ए नी, स्मॉल ए रिप्रेझेंट, स्मॉल ए रिप्रेझेंट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, स्मॉल ए रिप्रेझेंट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी अपन स्मॉल ए नहीं रिप्रेजेंट करते। तो दो चीजें यहाँ पे याद रखना है बेटा कि वो सीक्वेंस जिसमें क्या होगा, नंबर और उसका पिछला नंबर, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा कैसे आता जाएगा, कांस्टेंट आता जाएगा। उस तरह की सीक्वेंस को या उस तरह की प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। इसके लिए कंडिशन क्या है ये देख लो, चेक जर करायचं असेल तुम्हाला तो एपी मध्ये आहे की नाही, तर कंडिशन काय असायची, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस ऑफ T2 इज इक्वल टू T4 माइनस ऑफ T3, और ये कंडीशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा ऐसे। तो ये चेक करने का वे हो गया कि गिवन जो सीक्वेंस दिया है वो एपी में है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ा था, अगदी बेसिक गोष्टी चालू है, ठीक है। इसमें हम लोग देखे तो अब नेक्स्ट होता था बेटा जनरल टर्म ऑफ एपी चा फॉर्म्युला असायचा। तो देखो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, स्मॉल ए अपन फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करतो, डी का रिप्रेजेंट करतो बेटा कॉमन डिफरेंस, डी से क्या रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस, एंड एल बी द लास्ट टर्म, एल बी द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, of an AP having n terms. So the AP can be written as, AP ला कसं लिहू शकता बघा, जर फर्स्ट टर्म ए असेल, जर फर्स्ट टर्म ए असेल तर सेकंड टर्म काय असतो बेटा ए प्लस डी, थर्ड टर्म काय असतो ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म काय होणार है ए प्लस डी, ए प्लस सॉरी फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d। देखो सो nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द बिगनिंग, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे पहले, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द बिगनिंग, और ये यहाँ पे स्लैश आना चाहिए था, यहाँ पे स्लैश आएगा। तो ये हो जाएगा अपना, देखो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग यानी T1 से रिप्रेजेंट करोगे यानी स्मॉल ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बेटा स्मॉल ए हो जाएगा। T2 यानी क्या हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा। चलो मैं इसको एक स्लाइड ले लेता हूँ, उस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। T1 म्हणजे काय असतो, फर्स्ट टर्म असतो, T1 को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। T2 यानी सेकंड टर्म होता है बेटा, इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए प्लस डी से। T3 मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस 2d से। तो फोर्थ टर्म यानी हो गया ए प्लस 3d। तो ऐसे ही अगर देखें तो बेटा nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 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 इसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी। nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंगचा फॉर्म्युला काय असतो, ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी असतो, ठीक है। सो आई होप कि हा पॉइंट तुम्हाला इथं क्लियर असेल। सो ये हो गया हमारा nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का फॉर्मूला। अगर ऐसे ही देखिए बेटा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट,
nth टर्म फ्रॉम द लास्ट साठी फॉर्म्युला कसं फाइंड आउट करेल तो बघा. nth टर्म फ्रॉम द लास्ट साठी फॉर्म्युला कसं फाइंड आउट करते हुए तो बघा. फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट यानी क्या रहेगा, देखो फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट यानी एल से रिप्रेजेंट किया था हमने. देखो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द स्टार्ट यानी ए था, लास्ट टर्म यानी एल था. लास्ट टर्म यानी क्या था बेटा, एल था. इसको अगर ऐसे देखो तो देखो 2 4 6 8 10 है ना. 2 काय असणार आहे, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग असणार आहे. आणि 10 काय असणार आहे बेटा, लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. जर इधर से ऐसे मेजर करोगे तो 10 क्या रहेगा, लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग असणार आहे. आता उलट घ्यायचंय, जर एंड पासून आपण मेजर करत असेल, जर एंड पासून आपण मेजर करत असेल तर 10 काय होणार आहे, फर्स्ट टर्म होणार आहे. 10 काय होणार आहे तुमचं, फर्स्ट टर्म. तेच लिहितोय मी. सो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड लिखते हैं, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड यानी एल हो जाएगा. अगर सेकंड टर्म की बात करें बेटा तो सेकंड टर्म क्या रहेगा, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये हो जाएगा हमारा एल माइनस ऑफ डी है ना. जब आपण स्टार्टिंग से मेजर कर रहे थे तो बिगिनिंग पासून मेजर करत असताना कॉमन डिफरन्स डी असतो. इथं कॉमन डिफरन्स काय असतो, इधर कॉमन डिफरन्स की अगर बात करें तो कॉमन डिफरन्स क्या रहेगा, कॉमन डिफरन्स, कॉमन डिफरन्स बिगिनिंग पासून मेजर करत असताना डी असतो. जर एंड पासून मेजर करू आपण तर कॉमन डिफरन्स काय असणार आहे, कॉमन डिफरन्स असणार आहे बेटा मायनस ऑफ डी. कॉमन डिफरन्स काय असणार आहे तुमचा, मायनस ऑफ डी असणार आहे. आणि फर्स्ट टर्म काय असणार आहे, इथं एल असणार आहे. इथून बिगिनिंग पासून मेजर करत असताना फर्स्ट टर्म ए असणार आहे, एंड पासून मेजर करत असताना फर्स्ट टर्म काय असणार आहे, एल असणार आहे. सो थर्ड टर्म का अगर बात करें तो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा, एल माइनस ऑफ 2d हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा, ये एल माइनस ऑफ 2d हो जाएगा. सो आई होप कि हा पॉइंट तुम्हाला क्लियर असेल. सो अगर ऐसी बात करें कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर ऐसे लिखना रहेगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो nth टर्म फ्रॉम द एंड चा फॉर्मूला क्या बनना है, एल माइनस, ठीक है. यहां पे आ जाएगा n माइनस ऑफ 1 इंटू डी, एल माइनस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी. सो आई होप की ही दोन्ही फॉर्म्युलाज तुम्हाला क्लियर असतील. सो nth टर्म का फॉर्मूला फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म का फॉर्मूला फ्रॉम द एंड, दोनों फॉर्मूलाज डायरेक्टली हम लोग जो है बेटा वो याद रखेंगे. तो पीछे जो स्लाइड था उसी पे यही सारी चीजें जो है उसने एक्सप्लेन की थी. सो आई होप की हा पॉइंट सुद्धा तुम्हाला क्लियर असेल की एपी मध्ये काय असतो, टर्म्स मध्ये एक प्रॉपर्टी डिफाइन केलेली असतं. ती प्रॉपर्टी काय असतं, नंबर आणि मागचा नंबर यांच्यामधला डिफरन्स काय येणार आहे, नेहमी कॉन्स्टंट येणार आहे. आणि तो डिफरन्स आपण त्याला काय बोलतोय, कॉमन डिफरन्स बोलतोय. ठीक आहे. सो आय होप की हा पॉइंट क्लियर असेल. nth टर्मचा फॉर्म्युला आपण फ्रॉम बिगिनिंग आणि फ्रॉम एंड दोन्ही लक्षात ठेवायचं आहे. क्वेश्चनवर येऊन क्वेश्चनवरून ही थेरी आपण क्लियर करू. पडतंय फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टन एपी 5 times the fifth term is equals to 8 times the 8th term, then the 13th term is. जब तक मेंशन नहीं है कि टर्म मेजर किया गया है फ्रॉम द एंड, तब तक उसको कंसीडर करना है फ्रॉम द बिगिनिंग. इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. ठीक है. इसका मतलब तुम्हाला जर काउंट करायचं असेल तर कुठून काउंट करायचंय, फ्रॉम द बिगिनिंगच काउंट करायचंय त्याला. ठीक आहे. टर्मला काउंट करत असताना बिगिनिंगच काउंट करायचंय. गिवन कंडिशन काय दिलेली बघा, गिवन कंडिशन काय दिलेली ती बघा. सो गिवन काय दिलेलं आपल्याला बेटा क्वेश्चन मध्ये, गिवन 5 times the fifth term. So 5 times the fifth term रिप्रेजेंट कर देंगे T5 से, इज इक्वल टू 8 times the 8th term. So 8 into T8 हे दिलेलं आहे आपल्याला क्वेश्चन मध्ये. अब आगे बढ़ते हैं. क्या पूछा गया है, देन द 13th टर्म पूछा गया. ठीक है. फर्स्ट टर्म अगर मैं स्मॉल ए कंसिडर कर लूं, कॉमन डिफरेंस अगर मैं बेटा डी कंसिडर कर लूं, तो ये जो कंडीशन है ये कैसे हो जाएगा, 5 इंटू याला काय लिहिणार आहात तुम्ही, ए प्लस 4 इंटू डी है ना. T5 ला काय लिहिणार आहे, ए प्लस 4d इज इक्वल टू 8 इंटू T8 ला काय लिहिणार है, ए प्लस 7d. T8 को क्या लिखोगे बेटा, ए प्लस 7d. T8 को लिखेंगे ए प्लस 7d. सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5a प्लस 20d इज इक्वल टू 8a प्लस 56d है ना, 8 7 56. सो 8 इंटू 7d अगर करोगे तो ये हो गया 56d. इसको अगर इधर ट्रांसफर कर दो तो आप यहां से एक कंडीशन बनकर आ जाएगा. तो ये 0 हो गया बेटा. इधर देखोगे तो ये हो गया 3a प्लस 56 में से 20 हटा दिया आपने तो ये हो जाएगा 36d.
यहां से क्या हो रहा है बेटा, 3 कॉमन निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस 12d, ए प्लस 12d. आणि प्रॉपरली लक्ष द्या, ए प्लस 12d ला तुम्ही काय लिहू शकता, ए प्लस 12d ला तुम्ही काय लिहू शकता, ये इसको बॉक्स कर दिया. ए प्लस 12d की जगह पे अपन लिख सकते बेटा, ये हो गया 0, 3 इंटू ए प्लस 12d म्हणजेच काय होणार आहे, ए प्लस 12d म्हणजेच काय होणार आहे, T13 होणार आहे ना. T2 म्हणजे ए प्लस डी, T3 म्हणजे ए प्लस 2d, T4 म्हणजे ए प्लस 3d. याच वे मध्ये ए प्लस 12d, ए प्लस 12d, ए प्लस 12d म्हणजेच काय होणार है बेटा, T13 होना है. तो यहां से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर ले तो यहां से आ जाएगा आपके पास में T13 का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 0. T13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0. क्वेश्चन में तुमको 13th टर्म ही पूछा था. सो 0 कुठे येतोय, ऑप्शन डी मध्ये येतोय. सो आय होप की तुम्हाला हा बेसिक, अगदी बेसिक क्वेश्चन क्लियर असायला पाहिजे. nth टर्म ऑफ एपी का फ्रॉम द बिगिनिंग का फॉर्मूला हमने लगा दिया. अगर ए इज स्मॉल, सॉरी फर्स्ट टर्म, स्मॉल ए इज अ फर्स्ट टर्म, स्मॉल डी इज अ कॉमन डिफरन्स, तो टी एन म्हणजे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हा आपला फॉर्मूला असतो. आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो तुमको और चीजें क्लियर हो जाएगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. सो इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपीबी 0, 9th टर्म दिलेला आहे काय बेटा, 0 आहे. देन द रेशो ऑफ 29th अँड 19th टर्म, 29th आणि 19th टर्म या दोघांचा रेशो तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. तो गिवन जो था पहले उसको लिख देते हैं, ठीक है. सो गिवन, गिवन काय दिलेलं आहे बघा, गिवन काय दिलेलं आहे, 9th टर्म है ना, T9 0 दिलेलं आहे. 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0. इसको अगर मैं देखू तो बेटा 9th टर्मला आपण काय लिहू शकतो, ए प्लस 8d म्हणजे 0 लिहू शकतो. याला मी फर्स्ट बोलून घेऊ, इसको अपन फर्स्ट बोल देते हैं. इसका शायद वो आगे यूज करेगा. टू फाइंड काय करायचं आहे आपल्याला बघा, टू फाइंड काय फाइंड करायचं आपल्याला, रेशो फाइंड आउट करायचा है 29th टर्म आणि 19th टर्म या दोघांचा. 29th टर्म और 19th टर्म इन दोनों का अपने को क्या फाइंड आउट करना है बेटा, रेशो फाइंड आउट करना है. T29 ला आपण काय लिहू शकतो, T29 ला आपण लिहू शकतो ए प्लस 28d. T19 ला आपण काय लिहू शकतो बेटा, ए प्लस 18d लिहू शकतो, ए प्लस 18d आपण याला लिहू शकतो. सो आय होप की हे स्टेप तो तुम्हाला क्लियर असेल. अब देखो बेटा a प्लस 8d 0 होता है, अपने को पता है. a प्लस 8d 0 होता है, अपने को पता है. उसका यूज कैसे कर रहा हूं देखो, हा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटरला मी काय लिहितोय बघा, a प्लस 8d प्लस 20d लिहून टाकतो, जेणेकरून a प्लस 8d 0 होईल, तो बचेगा 20d. नीचे देखो इसको भी a प्लस 8d के फॉर्म में लिख देते हैं. सो ये a प्लस 8d प्लस 10d अपन लिख सकते थे. अब क्या करोगे बेटा, अब क्या करोगे, ए प्लस 8d म्हणजे 0, ए प्लस 8d म्हणजे 0 पुट करून घेऊ व्हॅल्यूज. ए प्लस 8d यानी अगर 0 हो गया, ए प्लस 8d यानी अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, T29 अपॉन T29 अपॉन T19 किती होणार आहे बघा, T29 अपॉन T19 हा 20d होईल अपॉन डिनॉमिनेटरला किती येणार आहे 10d, डिनॉमिनेटरला किती येणार आहे 10d. हा डी कैंसिल आउट, तो ये रेशो कितना आएगा बेटा 2/1, ये रेशो हो जाएगा अपना 2/1 है ना. सो T29 अपॉन T19 हा पूर्ण रेशो किती होणार आहे 2:1 होणार आहे. हा पूर्ण रेशो किती होणार आहे बेटा 2:1. सो आय होप की हा पॉइंट क्लियर असेल. काय दिलेलं आपल्याला T9 0 दिलेलं होतं, तो हमने क्या किया, T9 यानी a प्लस 8d बोला, a प्लस 8d का वैल्यू 0, ये वैल्यू हमने यूज किया जो हमको पूछा गया है उसको फाइंड आउट करने के लिए. तो रेशियो आ रहा है 2:1, ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे है ना, बी. बी इज युअर करेक्ट आंसर. सो आय होप की हा पॉइंट सुद्धा क्लियर असेल. बढ़ते आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बघू, क्वेश्चन वाचूया काय दिलेलं आहे. द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन, नंबर ऑफ नंबर्स है ना, नंबर ऑफ नंबर्स ऐसे स्टेटमेंट पढ़ो बराबर. नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 अँड 500, 100 आणि 500 यांच्या मधातले काही नंबर्स आहेत जे डिव्हिजिबल पाहिजे, कशाने 7 नी डिवाइड झाले पाहिजे, अँड बट नॉट डिवायडेड बाय 21, म्हणजे 7 नी ते डिवाइड व्हायला पाहिजे आणि 21 नी ते डिवाइड व्हायला नको, असे नंबर्सच आपल्याला फाइंड आउट करायचे. कशाच्या मधातले बेटा 100 आणि 500 च्या मधातले. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहले 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स निकाल लेते हैं और उसके बाद में 21 से डिवाइड होने वाले नंबर के बारे में भी बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स पहले अपन फाइंड करते हैं. सो लेट
लेट एन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 डिविजिबल बाय 7 है ना। एन अपन बोल देते हैं कि नंबर्स है जो 100 और 500 के बीच के, और किससे डिवाइड होने वाले बेटा 7 से डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 है ना, 100 और 500 के बीच का। सो 100 आणि 500च्या मधातला फर्स्ट नंबर जो 7 नी डिवाइड होईल बघा, 100 तर 7 नी डिवाइड नाही होणार आहे, 101 सुद्धा नाही होणार आहे, 102 बघून घेऊ एकदा, 7 1 जा तो ये हो जाएगा 732 बचेगा, तो 102 भी नहीं हो रहा है बेटा डिवाइड। 103 की अगर बात करें तो 103 भी नहीं डिवाइड होगा, 103 भी डिवाइड नहीं होगा, बट 105 होगा क्या, देखो डायरेक्टली 105 पे जाता हूं, 7 1 जा तुम्ही जर केलं की हा 7 येईल, हा 35 येईल, सो 15 है ना। सो फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 किती असणार आहे बेटा, 105 असणार है। अब नंबर्स डिविजिबल बाय 7 मतलब इसमें 7 7 अगर मैं ऐड करता जाऊं तो वो सारे नंबर्स रहेंगे जो डिविजिबल बाय 7 रहेंगे, है ना। सो नंबर डिविजिबल बाय 7 अगर हम लोग लिखे यहाँ पे सिक्वेन्सच्या फॉर्मॅट मध्ये जर मी लिहिलं की नंबर डिविजिबल बाय 7 जर मला लिहायचं असेल सिक्वेन्सच्या फॉर्मॅट मध्ये तो 105 आएगा बेटा, उसके बाद आ जाएगा 112 119 और ये ऐसे चलता जाएगा। आता लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 बघा, 500 डिवाइड होणार आहे का 7 ने, 500 तर नाही डिवाइड होणार है। उसके पहले के नंबर्स देखोगे, सो 500 के पहले आता है 499, वो भी डिवाइड नहीं होगा, 499 आता है ना, वो भी डिवाइड नहीं होगा। तो 7 का डिविजिबल प्रॉपर्टी क्या होता है, 7 का डिविजिबल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो लास्ट के जो दो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे कुछ देखो 7 जैसे 3 के लिए होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय 3, ऐसे 7 के लिए नहीं आएगा। चलो ट्राई करते हैं। सो अगर बात करें तो 497 है ना, हा नंबर असेल बेटा जो 7 ने डिवाइड होईल, 497 विल बी योर लास्ट नंबर, 497 will be your last number that will be divisible by 7. So I hope की हा पॉइंट क्लिअर असेल। आता 105 पासून तर 497 पर्यंत किती नंबर्स होते हे आपल्याला फाइंड आउट करायचे। 105 पासून तर 497 पर्यंत किती नंबर्स होते हे आपल्याला फाइंड आउट करायचे। तर ए की अगर बात करें बेटा तो ए का वैल्यू अपना है 105, ए का वैल्यू है अपना 105, कॉमन डिफरेंस है 7, लास्ट टर्म है अपना 497, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी, है ना। nth टर्म म्हणजे काय असतो ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी, तो लास्ट टर्म था अपना 497 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है बेटा 7, इसको सॉल्व करते हैं 105 इधर आएगा, सो ये हो गया 497 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस ऑफ 1, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं बेटा तो ये हो जाएगा 2 हमारा, ये हो गया 9 हमारा, और ये हो गया हमारा 392 इज इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस ऑफ 1, 7 से डिवाइड कर दोगे तो n माइनस ऑफ 1 का वैल्यू आ जाएगा, n माइनस ऑफ 1 का वैल्यू आ जाएगा बेटा यहाँ पे n माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 392 बाय 7। तो कैलकुलेशन थोड़ा मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको अगर अपन सॉल्व करें बेटा तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 5 जा 35, और ये 57 से डिवाइड हो जाएगा ना, 57 से डिवाइड हो जाएगा, 392 ला 7 ने डिवाइड करते हैं, 7 5 जा 35, 42, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा ना, नहीं 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 56 आएगा, 56 आएगा, ठीक है। ये हो गया 56, ये n का सॉरी 1 उधर जाएगा, तो यहां से लिख देता हूं n का वैल्यू कितना आ गया बेटा 57। तो 57 नंबर्स ऐसे है बेटा, 57 नंबर्स ऐसे है जो क्या हो रहे हैं आपके 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 100 और 500 के बीच में किती नंबर 57 नंबर्स असे आहे जे 7 नी डिवाइड होणार आहे। आता काय करायचंय, नंबर डिविजिबल बाय 21 फाइंड आउट करायचंय, नंबर डिविजिबल बाय 21 फाइंड आउट करायचंय। अब देखो जो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है बेटा, या उल्टा सोचेंगे 21 से डिवाइड होने वाले नंबर्स तुम लोग निकालेंगे पहले,
अब इसमें कुछ नंबर ऐसे भी है ना जो 21 से डिवाइड होंगे, सोच कर देखो 21 से डिवाइड होने वाला नंबर ऑटोमेटिकली 7 से भी डिवाइड होगा। देखो 21 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट नंबर तो 21, रैंडमली लिख रहा हूं, ठीक है 21। अब वो 7 से भी डिवाइड होता है। 42 देखो बेटा दूसरा नंबर, 42 ऐसा नंबर है जो 21 से डिवाइड होता है और वो 7 से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर्स भी इंक्लूडेड है, ऐसे कुछ नंबर्स भी इंक्लूडेड है जो 21 से डिवाइड होते हैं, तो उनको अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूं बेटा एम लिख रहा हूं, एम हो जाएगा अपना नंबर्स बिटवीन नंबर डिविजिबल बाय 21, सीधे सीधे नंबर डिविजिबल बाय 21। अगर सीरीज की बात करें बेटा तो कौन से नंबर 21 से डिवाइड होंगे, ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 21, फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 21 अगर बात करें तो 105 रहेगा बेटा फर्स्ट नंबर। इसके बाद में 21 ऐड कर दो इसके अंदर तो ये हो जाएगा हमारा 126, और 21 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 147, 147। सो 21 से डिविजिबल नंबर्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है 21 से डिविजिबल नंबर 105 रहेगा, फर्स्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद 21 ऐड किया तो 126 आ गया, फिर से 21 ऐड किया तो 147 आ गया, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 21, लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 21 अगर हम लोग बात करें तो क्या आएगा वो देखते हैं। सो 498 वगैरह ऐसे कुछ चेक कर लेते हैं। 21 से डिवाइड होने वाले नंबर्स चेक करने हैं अपने को, है ना। सो 497 डिवाइड होणार आहे का बघा 21 नी, 497 21 नी डिवाइड होणार आहे का बघा 21, 21 टू जा 42 हो गया बेटा। ये अगर देखे तो ये हो गया हमारा 77, है ना, ये हो गया हमारा 77। सो ये तो नहीं डिवाइड होगा, ये तो नहीं डिवाइड होगा। इसके पहले का और कौन सा नंबर है फिर 490, 490 डिवाइड होतो का ते बघा 490 21 से अगर डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 21 टू जा 42, और ये आ जाएगा बेटा हमारा 70। तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके पहले की अगर बात करें तो 484, 484 नहीं, ठीक है 483 असेल। इसको 21 से डिवाइड करते हैं, 21 टू जा 42 तो ये कितना आ जाएगा 63। तो ये डिवाइड हो रहा है बेटा 3 से, तो 63 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। सो 483 या लास्ट नंबर असेल, 483 हा काय असणार आहे तुमचा लास्ट नंबर असणार आहे। सो आय होप की हा पॉइंट तुम्हाला क्लियर असेल काय केलंय। अब 21 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है ये निकालने के लिए a इज इक्वल टू 105, कॉमन डिफरेंस असणार आहे तुमचा 21, लास्ट टर्म असणार आहे बेटा तुमचा 483। सो ये हो गया l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी। सो ये हो गया हमारा 483 इज इक्वल टू a यानी हमारा 105 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है अपना 21। सो ये हो गया 483 माइनस 105, 483 माइनस 105 इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमने m लिए तो यहाँ पे फॉर्मूला में आ जाएगा m माइनस ऑफ 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा बेटा m माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 21 घेतले। सो ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू 21। आय होप की हा पॉइंट क्लियर असेल। याला सिम्प्लिफाय करू किती होत आहे ते बघा, 483 माइनस 105 केलं, 13 माइनस 5 तो 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 378, 378 इज इक्वल टू m माइनस ऑफ 1 इंटू 21। सो ये हो जाएगा 21 से डिवाइड कर दो, सो m माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 378 ला अपन डिवाइड करणार आहोत 21 ने। तो ये हो जाएगा 21 1 जा 21 आ गए, तो ये हो जाएगा बेटा 16168, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे अपन 8 से सो ये आ जाएगा 18। सो ये 18 और इसको ट्रांसफर कर दोगे तो m का वैल्यू आ गया 19, m का वैल्यू आ गया अपना 19। सो आई होप कि हा पॉइंट क्लियर असेल, है ना। सो नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 7 किती येत आहे 57, नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 21 किती येत आहे बेटा 19 येत आहे। मग आन्सर काय होणार आहे तुमचा, फायनल आन्सर होणार आहे बेटा, फायनल आन्सर असेल n माइनस ऑफ m, फाइनल आंसर असेल n माइनस ऑफ m। तो 57 माइनस 19 कर दो, 57 माइनस 19 करून टाका, तो ये हो जाएगा बेटा 17 में से 9 गया 8, इधर आ जाएगा 38, काहीतरी चूक होतोय परत, हाँ बराबर है 38 ऑप्शन है का बघा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 21, ठीक है,
फिर 7 में ऐसे 7 से डिवाइड होने वाली कितनी टर्म्स है बेटा, 57 टर्म्स है। बट उसमें कुछ टर्म्स ऐसे भी रहेगी जो 21 से डिवाइड होगी, तो 21 से डिवाइड होने वाली टर्म्स हमने क्या कर दी, वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दी डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुमको ध्यान देना था कि 21 से डिवाइड होने वाला जो टर्म है वो ऑटोमेटिकली 7 से भी डिवाइड होगा बेटा। 21 से डिवाइड होने वाला जो टर्म है वो 7 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो इसलिए ये जो टर्म्स है ये 7 के अंदर भी प्रेजेंट है, ये जो टर्म्स है ये 7 के अंदर भी प्रेजेंट है, तो वहां से हमने क्या किया, उसको हटा दिया। सो आई होप की हा पॉइंट तुम्हाला क्लियर असेल। फायनल आंसर असणार आहे तुमचा 38। आगे बढ़ते आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बघा नेक्स्ट, फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बोल सकते हो। फाइंड द फर्स्ट निगेटिव्ह टर्म्स ऑफ द सिक्वेन्स, फाइंड द फर्स्ट निगेटिव्ह टर्म्स ऑफ द सिक्वेन्स। फर्स्ट टर्म बघा काय दिलेलं आहे यामध्ये, फर्स्ट टर्म बघा काय दिलेलं आहे। फर्स्ट टर्म होता तुमचा 20, याला सिंप्लिफाय करा, 19 इंटू 1/4, याला असं लिहू शकतो तुम्ही 19 प्लस 1/4, ठीक है। 19 1/4 ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा बेटा 19 4 जा 76 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 77/4, ये हो गया 77/4। इसके बाद वाला टर्म अगर देखोगे बेटा तो ये हो जाएगा 18 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा 37/2, 37/2। इसके बाद वाला नंबर अगर देखिए तो बेटा 17 प्लस 3/4 था ना, तो ये हो जाएगा 68 प्लस 3/4, सो ये हो जाएगा हमारा 71/4, 71/4, 71/4, और ये ऐसे चलता जाएगा। फर्स्ट निगेटिव्ह टर्म फाइंड आउट करायची तुम्हाला। जर मी आपण इसको अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करो बेटा तो टर्म्स जो है वो रिड्यूस होती जा रही है, आपकी टर्म्स जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो इसके अंदर कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, एक निगेटिव टर्म आ जाएगा ना। ऑब्जर्व कर सकते हो तुम लोग, हाँ 20/7 है, हाँ 77/4 है, हाँ 37/2 है। 37/2 लाच मी काय लिहू शकतो ते बघा, 37/2 ला, 37/2 ला मी काय करतो, 2 नी मल्टिप्लाय डिवाइड करतो, म्हणजे हा किती होईल 74/2 होईल। 37/2 को अपन ने क्या किया, 2/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा 74/4। याच्या ऐवजी काय लिहिलंय मी बघा, नेक्स्ट स्टेप मध्ये लिहितो लागलेस तर। इसी को हम लोग अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं अपन 80/4, या 20 ला मी काय लिहिलंय 80/4 लिहिलंय, हा प्रॉपरली स्टेप बघा। 20 ला मी काय लिहितोय ते बघा, 20 ला मी लिहितोय बेटा 80/4, 20 को लिख दिया अपन ने 80/4। सेकंड टर्म अगर देखोगे तो इसको लिख सकते हैं अपन 77/4। थर्ड टर्मला प्रॉपरली बघा, थर्ड टर्मला मी आता तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून दाखवले, 2 नी मल्टिप्लाय डिवाइड करा तुम्ही त्याला, 2 नी मल्टिप्लाय डिवाइड केलं की तो काय बनेल 74/4 बनेल, 74/4 बनेल। उसके बाद वाला टर्म अगर देखे बेटा तो ये था 71/4, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। सो आई होप की तुम्हाला हा पॉइंट क्लियर असेल। हा जो सिक्वेन्स दिलाय त्याला आपण सिंप्लिफाय करून असं लिहिलं, 20 ला आपण 80/4 लिहू शकतो। सेकंड टर्म तर ऍज इट इजच लिहिणार 77/4। 37/2 ला आपण काय लिहू शकतो बेटा 74/4 लिहू शकतो, हा 71/4 ऍज इट इज लिहिलं। तर टर्म्सला तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर हा एपी मध्ये येतोय प्रॉपरली बघा, T1 80/4 है, T2 आपका ये, तो यहाँ पे समझ लो कि T2 माइनस T1 अगर मैं करूं बेटा, T2 माइनस T1 अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा 77/4 माइनस 80/4, तो ये हो जाएगा -3/4। अगर आप करोगे बेटा T3 माइनस T2, जर आपण केलं T3 माइनस T2 तर हा काय होणार आहे बघा 74/4 माइनस 77/4, तर हा सुद्धा किती येणार आहे -3/4। सो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2, म्हणजे हा सिक्वेन्स काय येतोय बेटा एपी मध्ये येतोय, हा सिक्वेन्स काय येतोय एपी मध्ये येतोय। T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू डी आ रहा है। सो डी का वैल्यू कितना आ रहा है -3/4, डी का वैल्यू कितना आ रहा है आपका -3/4 आ रहा है। सो आई होप की हा पॉइंट तुम्हाला क्लियर असेल। गिवन सिक्वेन्स कशामध्ये येत आहे एपी मध्ये येतोय, आणि तो एक डिक्रीजिंग एपी आहे। डिक्रीजिंग एपी म्हणजे सर टर्म्सचा जो मॅग्निट्यूड आहे तो रिड्यूस होत जाता है, टर्म्सचा जो मॅग्निट्यूड है तो क्या होता है बेटा रिड्यूस होत जाता है। सो यहाँ पे अगर देखें
सो लेट फर्स्ट टर्म म्हणजे काय होणार आहे तर ते बघा आता, लेट स्मॉल ए इज इक्वल्स टू, स्मॉल ए म्हणजे फर्स्ट टर्म 20, कॉमन डिफरन्स किती आहे तुमचा, कॉमन डिफरन्स आहे बेटा -3/4, जनरल टर्म लिहून टाका. तुमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड फर्स्ट निगेटिव्ह टर्म आपल्याला फाइंड करायची आहे, फर्स्ट निगेटिव्ह टर्म फाइंड करायची आहे. आता ती जी निगेटिव्ह टर्म आहे ती कोणत्या नंबरला येणार आहे, ठीक आहे. 20 जो है वो फर्स्ट टर्म है, 77/4 जो है वो सेकंड टर्म है, 37/2 जो है वो थर्ड टर्म है. ऐसे ही आगे आगे जाओगे तो एक निगेटिव टर्म आएगा, वो कौन से नंबर पर आएगा ये पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद निगेटिव टर्म फाइंड आउट करेंगे. सो लेट Tn be the negative term, let Tn be the negative term, Tn भी फर्स्ट निगेटिव टर्म है ना, Tn भी फर्स्ट निगेटिव टर्म ऐसे बोल देते हैं. Tn जो रहेगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म रहेगा ऐसे बोल दिया हमने. Tn फर्स्ट निगेटिव टर्म असेल म्हणजे Tn काय असणार आहे बेटा, Tn असणार आहे लेस देन 0. निगेटिव्ह टर्म असंच रिप्रेझेंट करतो, पॉझिटिव्ह बोलला असतं तर काय घेतलं असतं, Tn ग्रेटर दॅन 0. निगेटिव्ह आहे बेटा, ठीक आहे, निगेटिव्ह आहे Tn म्हणून काय होतं, Tn लेस दॅन 0 असं लिहिलंय, ठीक आहे. इथं कन्फ्युजन नको, Tn लेस दॅन 0 कसं काय लिहिलंय. आता Tn म्हणजे काय असणार आहे, a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी शुड बी लेस देन 0. ए यानी कितना है अपना 20 है, ए यानी कितना है बेटा अपना 20 है, प्लस एन अपने को पता नहीं है कि कौन से नंबर का टर्म निगेटिव होगा, वही तो फाइंड करना है, इंटू डी का वैल्यू है बेटा हमारा -3/4 लेस देन 0. एक इनइक्वालिटी क्रिएट होते है, याला सॉल्व करू 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस n-1 इंटू ये माइनस ऑफ 3 शुड बी लेस देन 0. याला सॉल्व करा तो ये हो जाएगा 80 प्लस, सो माइनस आ जाएगा 3n प्लस 3 शुड बी लेस देन 0, प्लस 3 शुड बी लेस देन 0. सो ये 3n उधर जाएगा बेटा, ये हो गया 83 होता है, 83 होता है, ठीक है 83, ये हो गया 3n. सो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हो गया बेटा 83/3, इससे थोड़ा बड़ा रहेगा. तो n की अगर वैल्यू देखें तो 83/3 म्हणजे किती येतोय ते बघा, 83/3 यानी 27 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा. इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं है ना, याला जर आपण इथं पुढे घेतलं तर हा किती येणार आहे, 27 पॉइंट समथिंग येणार आहे. यापेक्षा एन काय येणार असला पाहिजे, ग्रेटर असला पाहिजे, एन काय असला पाहिजे यापेक्षा ग्रेटर असायला पाहिजे. आय होप की हा पॉइंट क्लिअर असेल. आता 27 पॉइंट समथिंग पेक्षा मोठा नंबर जो असेल तो किती असेल बेटा, 28 असेल. एन शुड बी इज इक्वल्स टू 28, एन शुड बी इज इक्वल्स टू 28. 27 पॉइंट समथिंग पेक्षा थोड़ा सा मोटा नंबर तुम्हारा पाइए, तो एन का वैल्यू कितना हो गया अपना 28 हो गया. तो 28th टर्म क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट निगेटिव नंबर रहेगा. 28th टर्म इज अ फर्स्ट निगेटिव नंबर. फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म विचारलंय तुम्हाला, कोणत्या नंबरचा टर्म फर्स्ट निगेटिव्ह टर्म असेल हा, हे जर विचारलं असतं तर n इज इक्वल्स टू 28 तुमचा आन्सर झाला असता. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं, आता फर्स्ट निगेटिव्ह टर्म फाइंड आउट करायचंय. सो 28th टर्म is first negative term in a sequence. So find करो बेटा T28. So T28 is equals to कितना हो जाएगा, T28 आपल्याला फाइंड करायचंय. हा बनेल a प्लस 27 इंटू डी. ए का वैल्यू था अपना 20 प्लस 27 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा अपना, डी का वैल्यू है अपना -3/4, डी का वैल्यू है अपना -3/4. याला सॉल्व करा तुम्ही तो ये हो जाएगा बेटा 80 माइनस 81/4, तो ये आ जाएगा -1/4. -1/4 विल बी युअर फर्स्ट निगेटिव्ह टर्म. ठीक है, कोणत्या नंबरचा टर्म निगेटिव्ह टर्म येणार आहे, फर्स्ट 28. ठीक है, n इज इक्वल टू 28 जर अपन घेतला, 28 अगर हम लोग लेते हैं n इज इक्वल टू, तो वहां पे जो नंबर जो टर्म आएगा वो निगेटिव्ह टर्म आएगा. देख लो -1/4 येत आहे. 28 नंबरचा टर्म या सिक्वेन्स मध्ये असलेला कसा येत आहे, निगेटिव्ह इन साइन येत आहे आणि तिची व्हॅल्यू किती येतात -1/4. उसका व्हॅल्यू कितना आहे -1/4. तेच फाइंड आउट करायला सांगितलेलं. कशा प्रकारे मी त्या क्वेश्चनला हँडल केलंय, कशा प्रकारे सॉल्व्ह केलंय प्रॉपरली बघा, स्टेप वाइज लिहा त्याला. ठीक आहे, स्टेप वाइजच लिहिलंय. माझ्या अकॉर्डिंगली हा क्वेश्चन पूर्ण तुम्हाला क्लिअर असायला पाहिजे. लहान मोठा कोणताही डाउट यामध्ये तुम्हाला असायला नको. सो आई होप की हा पॉइंट तुम्हाला क्लियर असेल. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट.
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेंस का। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी करवा रहा हूँ मेंस का। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है तुमको आगे वाले ईयर्स में भी फिर से रिपीट होता हुआ दिख सकता है, तो इसको पढ़ते हैं। देखो, सो डिफरेंट एपीज आर कंस्ट्रक्टेड विद द फर्स्ट टर्म 100, लास्ट टर्म 199। फर्स्ट टर्म किती दिलेला आहे बेटा तुम्हाला 100 दिलेला आहे। सो ए इज इक्वल टू 100 है ना, ए इज इक्वल टू कितना हो गया अपना 100। और लास्ट टर्म कितना बोल रहा है, लास्ट टर्म अपने को बोला जा रहा है कितना है, लास्ट टर्म इज 199 एंड इंटीग्रल कॉमन डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंट एपीज आर कंस्ट्रक्टेड विथ फर्स्ट टर्म 100 अँड लास्ट टर्म 199 आणि कॉमन डिफरन्स जो असेल त्याचा जो व्हॅल्यू असणार आहे तो इंटिग्रल टर्म असणार आहे। इंटिग्रल टर्म म्हणजे बेटा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कंप्लीट पॉजिटिव आणि निगेटिव्ह नंबर्स त्यांनाच अपन बोलते इंटीजर। सो डी जो रहेगा वो एक इंटीग्रल टर्म रहेगा ना। सो यहाँ पे ऐसे लिख कर रख देते हैं डी बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर अपन सेट्स मध्ये झेड नी रिप्रेझेंट करत होतो, सो डी बिलोंग्स टू इंटीजर लिख कर रखा। द सम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस ऑफ ऑल सच एपीज having at least 3 terms and at most 33 terms given काय दिलेलं आहे ते बघा। आता गिवन दिलेलं आहे की नंबर ऑफ टर्म्स जे आहे ते 3 पेक्षा लहान नको, एटलीस्ट 3 टर्म मतलब 3 या 3 से ज्यादा टर्म चाहिए। और ऊपर में भी कंडीशन है एट मोस्ट 33 ही कंडीशन कुठून आली आहे ती बघा। ठीक है, इसको अपन थोड़ा कलर चेंज कर देते, ऐसे कर दिया। ही कंडीशन कुठून आली आहे ते बघा। आता हा जो स्टेटमेंट लिहिलाय ना, हॅव्हिंग ॲट लिस्ट 3 टर्म्स अँड ॲट मोस्ट 33 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ द सम ऑफ कॉमन डिफरन्सेस ऑफ ऑल सच एपीज हॅव्हिंग ॲट लिस्ट 3 टर्म्स म्हणजे नंबर ऑफ टर्म्स 3 पेक्षा ग्रेटरच पाहिजे, नेहमी इक्वल सुद्धा असू शकतात, ॲटलिस्ट बोललाय। आणि ॲट मोस्ट 33 म्हणजे 33 किंवा 33 पेक्षा कमी पाहिजे, 33 पेक्षा जास्त आपण घेऊ शकत नाही, एटमोस्ट 33 बोलतोय। सो आई होप कि हाँ पॉइंट क्लियर असेल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस जो है वो इंटीजर है ऐसे पता है। सो वी नो लास्ट टर्मचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती असतो, काय असतो, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी। तो एल का वैल्यू कितना है बेटा 199 है, ए का वैल्यू है अपना 100 प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी, ऐसे लिख दिया, एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी। याला रिअरेंज करतो, हा झालाय 99 इज इक्वल टू एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी, एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी। अब देखते हैं बेटा यहां पे डी का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, तो डी इज इक्वल टू 99 अपॉन एन माइनस ऑफ 1। या स्टेप पर्यंत तर काहीच नाही या क्वेश्चन मध्ये, इथून शिफ्ट होईल तो आता पूर्ण, ये समझ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। क्या किया बेटा, एक लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिखा, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रीअरेंजमेंट किया तो डी इज इक्वल टू आ गया अपना 99 अपॉन एन माइनस ऑफ 1। अब ये जो दो कंडीशन है इसका यूज करते, एक तो बोला है कि डी कैसे आएगा, इंटीग्रल आएगा, डी कैसे आएगा बेटा इंटीग्रल, और एन का जो वैल्यू है वो कैसे ले सकते हैं, एन काय पुट करू शकतो आपण 3 पासून तर 33 पर्यंत पुट करू शकतो। एन च्या ज्या व्हॅल्यूज आहे ते काय, एन के जो वैल्यूज है बेटा वो कहां से कहा तक है वो देखो, एन का वैल्यू डिफर कर रहा है 3 से लेके तो 33 के बीच में। अब अगर मैं एन का वैल्यू 3 रखूं, पुट एन इज इक्वल टू अगर मैं 3 रखूं, सो डी का वैल्यू क्या आएगा वो देखो, डी का वैल्यू आ जाएगा बेटा 99 अपॉन 2, नॉट अ इंटीजर। ये समझा क्या बताओ, 99/2 म्हणजे किती होणार आहे 44.5 होणार आहे, 44.5 का बरोबर बोललो, नाही काहीतरी चुकतोय। 99/2 यानी कितना हो जाएगा, 99/2 यानी 49.5, 99/2 यानी कितना हो जाएगा 49.5 हो जाएगा। अब 49.5 यानी क्या होगा बेटा, नॉट अ इंटीजर, 49.5 इज नॉट अ इंटीजर। इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं एन का वैल्यू 4 रखूं, पुट एन इज इक्वल टू 4, यहां पे समझिएगा, और एन का वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो डी का वैल्यू कितना आएगा, देखो एन का वैल्यू अगर 4 रखूं तो डी का वैल्यू आएगा 99/3। 99/3 अगर करोगे तो 33 बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ इंटीजर है, इसलिए ये वैल्यू करेक्ट है।
तो d इज इक्वल टू 33 हो सकता है, d इज इक्वल टू 33 हो सकता है, ये वैल्यू आ सकता है बेटा क्योंकि ये इंटीजर है। अब अगर मैं आगे बढ़ू ऐसे ही, पुट n इज इक्वल टू 4 अगर किया था मैंने, इसके बाद 5 करता हूं, तो d का वैल्यू कितना आएगा, d का वैल्यू आएगा 99/4, d का वैल्यू आएगा 99/4, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, म्हणजे हा कन्सिडर नाही करायचं है। डी जो है बेटा वो क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए, डी जो है आपका इंटीजर होना चाहिए। मग असं कंटिन्यू करा, एनच्या व्हॅल्यूज बघत जा आणि डी ची जी वैल्यू इंटीग्रली तीच वैल्यू कंसिडर करा। अब अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं बेटा ऐसे, और एन का वैल्यू अगर मैं 12 लू, वैल्यू अगर मैं एन का वैल्यू है ना, फक्त एनचा वैल्यू जर मी काय केलं तर 10 पुट करतो, ठीक आहे बघा 10 जर मी पुट केलं की डिनॉमिनेटरला किती येणार आहे, 9 येणार है। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा उस केस में 99 बाय, डी का वैल्यू हो जाएगा बेटा उस केस में 99/9 आएगा। सो डी का वैल्यू जो आएगा आपका वो आएगा आपका 11। सो 11 बिलोंग्स टू काय बोलणार आहे तुम्ही, 11 काय असणार आहे, का इंटीजर नंबर असणार आहे। सो डी का वैल्यू अगर 11 आ रहा है तो एक इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है। ये कब आ रहा है बेटा, अगर एन का वैल्यू में 10 पुट कर दूं तो डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा, 99/9 मतलब 11 आ जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और नंबर्स देखते हैं। आता बघा इथं डिनॉमिनेटरला 9 आला तरी 99/9 हा जो येत आहे कंप्लीट नंबर किंवा इंटीग्रल वैल्यू येते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे, 11 आया रहता तो भी काम हो गया रहता। देखो 99/11 यानी कितना होता है, 9 होता है। सो मैं क्या पुट करता हूँ अभी, पुट n इज इक्वल टू कितना कर देते बेटा, 12 पुट करते हैं। अगर 12 पुट करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 11। सो 99/11 म्हणजे डी किती येणार आहे, 9 येणार आहे, डी किती येणार आहे 9। सो 9 बिलोंग्स टू काय होणार आहे, 9 बिलोंग्स टू काय होणार आहे बेटा, हा इंटीजर वैल्यू होणार है, इंटीग्रल वैल्यू। तो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर में अगर 33 आया रहता तो भी तुम्हारा वैल्यू जो आया रहता वो कितना आया रहता, 99/33 किती होणार आहे, 3 होणार आहे। बट डिनॉमिनेटरला 33 यासाठी, डिनॉमिनेटरला 33 येण्यासाठी एनचा व्हॅल्यू किती पुट करावं लागेल, 34 पुट करावं लागेल। आणि एन आपण 33 पर्यंतच पुट करू शकतो मॅक्सिमम, एटमोस्ट 33। तो एन का वैल्यू 34 पुट करोगे तो पुटिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। वरना कोई बच्चे बोलते हैं कि सर नीचे 33 आया रहता तो डी का वैल्यू 3 आया रहता, 3 इज अ इंटीजर, पण एन इज इक्वल टू 34 पुट करावं लागेल तरच डिनॉमिनेटरला 33 येईल, आणि एन इज इक्वल टू 34 अपन पुट करू शकत नहीं। तो ये एन इज इक्वल टू 4 के लिए डी 33, 10 के लिए 11, 12 के लिए 9, और एन की किसी भी वैल्यू के लिए, इनको छोड़कर एन के किसी भी वैल्यू के लिए डी जो है बेटा वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा, डी जो है वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा। तो ये 3 पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ डी है, ये 3 पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ डी। इन्हीं का तो सम पूछा है, तो सम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस, सम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस, तो यहां पे हो जाएगा बेटा हमारा सम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस, ये आ जाएगा अपना सम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस। जर मी केलं तर हा होईल 33 प्लस 11 प्लस 9, तो ये हो जाएगा अपना 20 प्लस 33, तो ये हो जाएगा बेटा अपना 53। सो 53 विल बी युअर फायनल आन्सर, 53 काय होणार आहे तुमचा फायनल आन्सर होणार आहे। तो या क्वेश्चनला सॉल्व करण्यासाठी आपण काय केलं, एक nth टर्म ऑफ एपीचा सिंपल फॉर्म्युला यूज केलाय आणि गिवन इन्फॉर्मेशन बघा कशा प्रकारे या क्वेश्चन मध्ये त्यांनी काय केलंय, युटिलाइज केलंय। तर एक चांगला क्वेश्चन आहे, चांगल्या क्वालिटीचा क्वेश्चन आहे। डी जो असेल तो नेहमी कशा यायला पाहिजे बोलला, तो इंटिग्रल यायला पाहिजे होता, त्यासाठी यांचे व्हॅल्यूज आपण कुठून तर कुठपर्यंत पुट करू शकतो ते दिलेलं आपल्याला क्वेश्चन मध्ये। सो आगे बढ़ते आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है ना। सो यहाँ पे अभी एपी के nth टर्म ऑफ एपी के क्वेश्चन अपन ने कर लिए। कुछ प्रॉपर्टीज होती है एपी की बेटा, ये बहुत इंपॉर्टंट प्रॉपर्टीज है एंट्रन्स पॉइंट ऑफ व्यू, याला डायरेक्टली लक्षात ठेवायचं आहे। nth टर्म ऑफ एपी नंतर आता बघणार आहोत बेटा आपण प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बघा फर्स्ट प्रॉपर्टी काय, अ सिक्वेन्स इज एन एपी इफ इट्स एंड टर्म इज ऑफ फॉर्म an प्लस बी। nth टर्म जो असेल तो बेटा एक लीनियर फॉर्मेट मध्ये रिप्रेजेंट हो जातो। nth टर्म का अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, तो अगर देखे उसको तो वो हमेशा an प्लस बी फॉर्म में जो है वो सिंप्लीफाई होकर आ जाता है। तो नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस इन सच केस काय बोलता है, तो ए असतो, तो ये एक प्रॉपर्टी देखकर रखोगे। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, इफ द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस बी एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाई और डिवाइड, added subtracted multiply or divide by same non-zero constant, then we get new AP and that new
सॉरी देन वी गेट न्यू सिक्वेन्स ऐसे बोलेंगे. आणि तो जो नवीन सिक्वेन्स असणार आहे तो सुद्धा एपी मध्ये असणार है. ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा है, अपन पढ़ते हैं पहले इसको एग्जाम्पल के साथ. एक सीक्वेंस है बेटा 2 4 6 8 10 12 है ना, इतना लिख दिया, हा एपी मध्ये. आता मी याला काय करतोय, सेम नंबरनी मल्टिप्लाय करा. कोणता नंबर कोणताही घ्या तुम्हाला जो वाटेल. 3 नी मल्टिप्लाय करतोय मी. जर 2 इंटू 3 केलं तुम्ही, 4 इंटू 3 केलं, 6 इंटू 3 केलं, 8 इंटू 3 केले. ठीक है, जास्त मोटे टर्म्स, ज्यादा टर्म नहीं लेते. ये एपी था, इतना ले लिया. तो ये आ जाएगा बेटा अपना 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा अपना 18, ये हो जाएगा 24. तो ये एक एपी था, ओल्ड एपी. इसको ओल्ड एपी बोल देंगे ना, ओल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसको मल्टीप्लाय किया अपन ने इस स्टेप में, मल्टीप्लाय केलाय आपण याला कितीने, मल्टीप्लाय बाय 2. मल्टीप्लाय बाय 2 केलं की हा एक सिक्वेन्स मिळेल आपल्याला, आणि हे मिळणार आहे आपल्याला बेटा न्यू सिक्वेन्स. सो हा जो न्यू सिक्वेन्स भेटतोय हा सुद्धा एपी मध्ये असेल. हा न्यू सिक्वेन्स जो मिळतोय हा सुद्धा काय असणार आहे, एपी मध्ये असणार आहे. ठीक है, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अपने पास में, उसमें टर्म्स है बेटा. उस टर्म्स में, उस सीक्वेंस की टर्म्स में क्या करो, सेम नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो अपने पास एक नया सीक्वेंस आएगा. वो नया सीक्वेंस भी फिर से एपी के अंदर ही रहेगा, है ना. तो कविता, ये जो कविता लिखी है इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, इसको समझो प्रॉपरली. ठीक है, कि एक ओल्ड सीक्वेंस अगर है उसमें अपन क्या करें बेटा, सेम नंबर मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड, डिवाइड, है ना, 4 अलजेब्रिक ऑपरेशन है. तो हमको एक नया सीक्वेंस मिलेगा, वो करने के बाद वो भी किसके अंदर रहेगा, एपी के अंदर ही रहेगा. इसका डिफरेंस भी बता सकते हो आप लोग बेटा. ठीक है, अगर इसका कॉमन डिफरेंस D1 था तो जो न्यू सीक्वेंस मिलेगा उसका कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, तो यहां पे हम लोग उसको लिख देते हैं, इफ मल्टीप्लाई बाय ए. यहां पे लिखते बेटा, इफ D1 इज ओल्ड कॉमन डिफरेंस, इफ D1 इज ओल्ड कॉमन डिफरेंस, यहां पे लिखते हैं. याला मी एग्जाम्पल नहीं लिहिलंय, इथं लिहितो. इफ ए ले लेते हैं, ठीक है. सो यहां पे ले लेते हैं बेटा कि T1, सो T1 प्लस ए, T2 प्लस ए, T3 प्लस ए, इन जनरल लिख के दे देता हूं. चलो चलो 1-2 मिनट लगेंगे बट प्रॉपरली लिहून देतो. सो इफ T1 T2 T3, इफ T1 T2 T3 अप टू Tn आर इन एपी, आर इन एपी, देन अब क्या बोलना है देखो, देन फर्स्ट T1 प्लस ए, T2 प्लस ए, T3 प्लस ए, अप टू Tn प्लस ए. उसके बाद और T1 माइनस ए, T2 माइनस ए, T3 माइनस ऑफ ए, Tn माइनस ऑफ ए. ये ठीक है, आर इन एपी, ये भी एपी में रहेगा, ये भी एपी में रहेगा बेटा. अगर इसकी बात करें ए इंटू T1, ए इंटू T2, ए इंटू T3, ऐसे करते करते ए इंटू Tn आर अल्सो इन एपी. ये सीक्वेंस भी एपी में होगा, ये सीक्वेंस भी एपी में होगा, ये सीक्वेंस भी किस में रहेगा, एपी के अंदर रहेगा. आर इन एपी, आर इन एपी. तो यही बोलना है वो जो प्रॉपर्टी ऊपर लिखा हुआ है. अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें बेटा, तो इसका कॉमन डिफरेंस, अगर पुराना जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस अगर डी रहेगा, हा जो वरती एपी लिहिलाय याचा जर कॉमन डिफरेंस डी कन्सिडर केलं तुम्ही, तर हा एपी जो येणार आहे त्याचा कॉमन डिफरेंस येणार है डी प्लस ए. इसका कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, डी प्लस ए आ जाएगा. ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं आर इन एपी. और ठीक है, आर इन एपी. कॉमन डिफरेंस समझ लो बेटा. कॉमन डिफरेंस यहां पे अगर मैं लिखूं तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, अगर इसका कॉमन डिफरेंस डी है, इसका कॉमन डिफरेंस डी है, तो यासाठी कॉमन डिफरेंस किती होणार आहे, कॉमन डिफरेंस यासाठी होणार आहे बेटा ए प्लस डी. इसकी अगर बात करें तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा इस सीरीज का, डी माइनस ऑफ ए. इसका कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, ए इंटू डी. इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा आपका, ए इंटू डी, है ना. अगर ये ऊपर जो एपी है ओरिजिनल एपी, उसका कॉमन डिफरेंस डी बोला, तो ये एपी का कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी होगा, इसका डी माइनस ए होगा, इसका ए डी होगा, ए इंटू डी.
क्या हो रहा है इसमें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था तुमने टर्म्स ऑफ गिवन एपी को, तो एक नया एपी मिळेगा, उसका कॉमन डिफरन्स होगा बेटा ए इंटू डी. जर तुम्ही डिवाइड केलं असतं सेम नंबरनी तर एक नवीन सिक्वेन्स मिळाला असता, तो सुद्धा एपी मध्येच असला असता, तो सुद्धा एपी मध्ये असला असता. उसका कॉमन डिफरेंस अगर बताना रहेगा तो वो हो जाएगा बेटा डी बाय. आई होप कि मी माझा पॉइंट जो है तो क्लियर केला है तिथं. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, इन अ फाइनाइट एपी द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम अँड इज इक्वल्स टू सम ऑफ द फर्स्ट अँड लास्ट टर्म. बघा हा एक जर एपी असेल बेटा A1 A2 A3 अप टू AN, हा जर एक एपी असेल A1 कॉमा A2 कॉमा A3 अप टू सेकंड लास्ट टर्म AN-1 असेल, लास्ट टर्म AN असेल, आर इन एपी, आर इन एपी, देन असं आपण लिहू शकतो A1 प्लस AN. काय करतो मी बघा, फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्मचं ऍडिशन करायचंय, फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्मचं ऍडिशन करायचंय, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन. अब सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का एडिशन, म्हणजे बिगिनिंग पासून A2 सेकंड टर्म होता आणि AN-1 हा एंड पासून सेकंड टर्म है. देखो A1 जो है वो बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म है, AN जो है वो एंड से फर्स्ट टर्म है, इन दोनों का एडिशन A1 प्लस AN. आता A2 काय बेटा, बिगिनिंग पासून सेकंड टर्म आहे आणि AN-1 काय एंड पासून सेकंड टर्म आहे, या दोघांचं एडिशन. परत A3 काय, A3 है सर बिगिनिंग पासून थर्ड टर्म, आणि इधर अगर लिखना रहेगा तो क्या आएगा AN-2, इधर अगर लिखना रहेगा तो क्या आएगा बेटा AN-2, है ना. इधर अगर लिखू तो ये क्या आएगा AN-2 आएगा. AN-2 काय तुमचा एंड पासून थर्ड टर्म आहे, या दोघांचं ऍडिशन A3 प्लस AN-2. हा नेहमी कसं येणार आहे, कॉन्स्टंट येणार आहे, हा नेहमी काय येणार आहे बेटा कॉन्स्टंट. सो A1 प्लस AN इज इक्वल्स टू A2 प्लस AN-1 इज इक्वल्स टू A3 प्लस AN-2, A3 प्लस AN-2. अगदी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लक्षात घ्या. सेम प्रॉपर्टीज जीपी में भी आएगा बेटा, सेम प्रॉपर्टीज आ जाएगा जीपी में भी. इन प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली समझते चलो कि सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टन्स फ्रॉम द बिगिनिंग अँड एंड ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टंट. आणि ते कशाच्या बरोबर असतात, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म अँड सम ऑफ द लास्ट टर्म. हेच त्यांनी लिहिलंय स्टेटमेंटच्या फॉर्मॅटमध्ये. ठीक आहे, हेच त्यांनी लिहिलंय स्टेटमेंटच्या फॉर्मॅटमध्ये. आय होप की हा पॉइंट सुद्धा क्लियर असेल. अब नेक्स्ट 3 नंबर्स आर इन जीपी, सॉरी 3 नंबर्स ABC आर इन एपी, है ना, जीपी निकल रहा है बार बार मुंह से. सो जर ABC जर एपी मध्ये असेल तर काय बोलतोय तो 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C. बघा जर एपी मध्ये असेल तर आपण काय बोलतो बेटा T3 मायनस T2 इज इक्वल्स टू T2 मायनस T1. T3 म्हणजे काय आहे इथं C है, T2 म्हणजे काय B है, T2 यानी कितना है B है, T1 यानी कितना है A है. तो ये हो जाएगा 2B इज इक्वल्स टू A प्लस सी, 2B इज इक्वल्स टू A प्लस सी. सो अगर ABC AP के अंदर है, ABC अगर AP के अंदर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. काय लिहू शकता, 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. 3 टर्म्स जर एपी मध्ये दिला असेल तर हा फॉर्म्युला लक्षातच घ्या डायरेक्टली. 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म विल बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. कैसे आ गया सर, T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 किया तो वो आ गया अपने पास में. आगे बढ़ते हैं. सम ABCD जर एपी मध्ये असेल तर हे तुम्ही लिहू शकता. ABCD जर एपी मध्ये असेल तर बेटा काय होणार आहे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म अँड लास्ट टर्म इक्वल असणार आहे B प्लस सी. ही जी प्रॉपर्टी बघितली आहे ना थर्ड नंबरची, तीच प्रॉपर्टी आहे ती. हा स्टार्टिंग पासून फर्स्ट टर्म आहे, हा एंड पासून फर्स्ट टर्म आहे, या दोघांचं ऍडिशन A प्लस डी इज इक्वल्स टू, हा बिगिनिंग पासून सेकंड टर्म म्हणजे B आणि C काय येणार आहे एंड पासून सेकंड टर्म, दोघांचं ऍडिशन A प्लस डी इज इक्वल्स टू B प्लस सी. तो ये और ये नथिंग बट एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी है वो. ठीक है. द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 APs इज ऑल्सो AP. सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 AP इज ऑल्सो AP. ठीक है. जर एक फर्स्ट एपी दिलेला असेल तुम्हाला A1 A2 A3 A4 ऐसे प्रकार से, आणि सेकंड एपी असेल बेटा A1 डॅश A2 डॅश A3 डॅश. फर्स्ट एपी तुम्ही समजून घ्या. ठीक है. फर्स्ट एपी अगर अपन देखें कि 2 4 6 8 ये एक एपी है, और दूसरा एपी ले लेते हैं बेटा 3 कितना ले लेते हैं देखो 3 6 9 12.
अब इनका क्या करना है, सम कर दो, रिस्पेक्टिव टर्म्स का सम करोगे तो कितना आएगा, 2 + 3, 4 + 6, 6 + 9 और 8 + 12. आता जी टर्म्स मिळणार आहे ती काय होणार आहे बघा, ये हो जाएगा 5, 10, कॉमा ये कितना हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 20 है ना, ये हो गया आपका 20. तो 5, 10, 15, 20 सुद्धा एपी मध्येच येतोय. 5, 10, 20, 15 सुद्धा काय येतोय, एपी मध्ये येतोय. हे दोन डिफरंट एपी होत्या. 2, 4, 6, 8 ही एक एपी आहे. 3, 6, 9, 10 ही दुसरी एपी आहे. आता काय करायचं, रिस्पेक्टिव्ह टर्म्सचं करायचं. ठीक आहे, फर्स्ट टर्मलाच ऍड करणार आहात तुम्ही, सेकंड टर्म के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे. रिस्पेक्टिव टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद एक नया सीक्वेंस मिलेगा, वो फिर से एपी के अंदर रहेगा. एक नया सीक्वेंस मिलेगा, वो फिर से एपी के अंदर रहेगा. तो आय होप की हा पॉइंट सुद्धा तुम्ही इथं क्लिअर केला असेल. सो इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चूजन ऍट अ रेग्युलर इंटरवल, त्यानंतरची प्रॉपर्टी ही काय बोलता येतात ते बघा. इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चूजन ऍट अ रेगुलर इंटरवल दे फॉर्म्स एन एपी. देखो कैसे, अगर मैं बोल रहा हूं कि A1, A2, A3, A4, A5, A6 आर इन एपी, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली बेटा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली A2, A4, A6 आर अल्सो इन एपी, आर अल्सो इन एपी. ये भी किसके अंदर रहेंगे, एपी के अंदर ही रहेंगे, है ना. क्या किया हमने यहाँ पे, A1 के बाद में किसको लिया, A2 के बाद में किसको लिया बेटा, A4 को. A4 के बाद में A6 को. रेग्युलर इंटरवल म्हणजे काय केलं मी, मधातला एक टर्म सोडून टाकलाय. जर मी A1 नंतर डायरेक्टली A3 घेतलं असतं, A3 नंतर A5 घेतलं असतं, तो वो भी किसके अंदर आए रहते बेटा, एपी के अंदर आए रहते. वो भी किसके अंदर आए रहते, एपी के अंदर आए रहते. तो यहाँ पे अपन नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ा देते हैं तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए. जर A6 नंतर मी लिहिलं इथं A7, A8, A9, A10 या प्रकारे लिहितो. ठीक है, तो इसमें और भी टर्म्स बढ़ जाएंगे. इसमें सारे टर्म्स बढ़ा दो, क्या आ जाएंगे टर्म्स देखो. सो A6 के बाद में बेटा आएगा A8, A10. सो A8 और A10 आर अल्सो इन एपी, आर अल्सो इन एपी. जर वरचा सिक्वेन्स एपी मध्ये असेल ना, अगर ये एपी में है बेटा, तो A2, A4, A6, A8, A10 ये भी किसके अंदर रहेगा, एपी के अंदर रहेगा. और एक पॉइंट लिखते हैं एंड. आता बघा A1 नंतर मी काय करतोय बेटा, डायरेक्टली A1 नंतर मी काय करतोय ते बघा. A1 नंतर, इसको एरो को मैं हटा देता हूं, ये थोड़ा लिख देते हैं, है ना, हट गया है अभी. सो हा होणार आहे A1, हा होणार आहे A2. लक्ष असू द्या प्रॉपरली, कन्फ्युजन नको काहीच. आता मी काय करतोय बघा, A1 नंतर मी डायरेक्टली A4 वर जातोय. A1 के बाद में A4 पे जाते हैं, A4 पे जाते हैं. दो टर्म्स छोड़ दिया मैंने बीच के. आता परत A4 नंतर मी A7 वर जातोय, A7 नंतर मी A10 वर जातोय. सो दोन टर्म सोडतोय आता बेटा. सो A1, A4, A7, A10, A1, A4, A7, A10 आर अल्सो इन एपी, आर अल्सो इन एपी. सो आय होप की मी माझा पॉइंट जो आहे इथं तो क्लिअर केलाय. रेग्युलर इंटरवलचं तुम्हाला इथं अर्थ समजायला पाहिजे. बीच के टर्म्स छोड़ना है तुमको, 2 छोड़ो 3 छोड़ो, तो तुम डिसाइड करोगे या क्वेश्चन डिसाइड करेगा, या तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा. सो ये समझ जाना चाहिए बेटा कि A1, A2, A3, A4 अप टू A10 अगर एपी में, सो A2, A4, A6, A8, A10 ये भी एपी में आएंगे. A1 के बाद A4 लिया मैंने डायरेक्टली, एग्जाम्पल बताया. A1, A4, A7, A10 हे सुद्धा कशात येणार आहे, एपी मध्ये येणार आहे. अगर मैं 3 टर्म छोड़ू तो बेटा A1 के बाद A5, A5 के बाद में A9, सो A1, A5, A9 हे सुद्धा कशात असणार आहे, एपी मध्येच असणार आहे. A1, A5, A9 हे सुद्धा कसे असणार आहे बेटा, एपी मध्ये असणार आहे. आय होप की प्रॉपर्टी इज क्लिअर आहे की सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टंट फ्रॉम बिगिनिंग अँड एंड ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टंट. त्यानंतर दोन डिफरंट एपीसचा ऍडिशन किंवा सबट्रैक्शन केलं तुम्ही की तो सुद्धा एपी मध्येच येतो. एक एपी अपने को दिया हुआ है, उसके टर्म्स को अगर अपन सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें उसमें कुछ नंबर या सबट्रैक्ट करें कुछ नंबर, तो एक नया सीक्वेंस आएगा. वो फिर से किसके अंदर रहेगा बेटा, एपी के अंदर ही रहेगा, है ना. ही प्रॉपर्टी मागच्या याच्यावर घेतलेली, ही पूर्ण एक्सप्लेन केलेली. आय होप की ही प्रॉपर्टीज तुम्हाला क्लिअर असतील.
फार इम्पॉर्टंट आहे प्रॉपर्टीज. ठीक आहे, या प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बघू काही. स्टार्ट करते बेटा. इफ A1 A2 A3 अप टू A5 है ना, A1 A2 A3 A4 A5 आर इन AP विथ अ कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 किती असेल ते माहिती नहीं. फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, ये होता है समेशन का सिंबल. ये इसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं बताता हूँ. सो जो गिवन है उसका यूज कर लेते हैं. A1 A2 A3 A4 अप टू A5 आर इन AP दिलेलं आहे. फाइंड करायचंय तुम्हाला. काय फाइंड करायचंय बघा. समेशन ऑफ, हा एक सिंबल दिलेला है समेशन ऑफ. आई का वैल्यू 1 से लेके तो 5 तक वैरी कर रहा है और ये लिखा है बेटा आपने AI. इसका मतलब होता है आई का वैल्यू पहले 1 रखो, आई के जगह पे 1 रखा तो A1 हो जाएगा प्लस करके. अब आई के जगह पे 2 रखना है बेटा, प्लस कर दो. फिर से आई के जगह पे 3 रख दोगे, प्लस कर दिया. फिर से आई के जगह पे क्या कर दोगे 4 रख दोगे और प्लस कर दिया. फिर से आई के जगह पे किसको रख दिया 5. आय होप की हा पॉइंट क्लिअर असेल. याला म्हणतो बेटा आपण सिग्मा ऑपरेटर, समेशन ऑपरेटर. कसं ऑपरेट केलं आहे त्याला ते बघा. आई के जगह पे 1 रखा, प्लस करके आई के जगह पे 2 रखा, प्लस करके आई के जगह पे 3 रखा. ऐसे करते करते आई के जगह पे लास्ट में 5 रख दिया. हे आपल्याला फाइंड आउट करायचंय, हे आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. आणि हे फाइंड आउट करायसाठी आपल्याला काय दिलंय, A3 ची वैल्यू दिली. फक्त A3 ची वैल्यू दिली है सर तुम्ही. A3 का वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 का. तो क्या कर रहा हूं बेटा, देखो अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन कांस्टेंट होता है. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन किसके बराबर होगा, देखो सम ऑफ द टर्म्स. ही प्रॉपर्टी बघा, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. तो A1 प्लस A5 इसको कलेक्ट कर दिया, प्लस A2 प्लस A4 लिख दिया बेटा हमको ने. वी नो प्रॉपर्टी लिहितोय. ठीक आहे, हे आपल्याला फाइंड करायचंय. सो बाय प्रॉपर्टी बघा, बाय प्रॉपर्टी असे लिहितो पूर्ण प्रॉपरली. सो बाय प्रॉपर्टी A1 प्लस A5 इक्वल असायला पाहिजे A2 प्लस A4 इक्वल असायला पाहिजे बेटा A3 प्लस A3 सोबत. इक्वल रहना चाहिए, किसके बराबर रहना चाहिए, A3 प्लस A3. प्रॉपर्टी कशी यूज केली ते बघा. A1 प्लस A5 बिगिनिंग पासून फर्स्ट टर्म, एंड पासून फर्स्ट टर्म दोघांचा एडिशन कॉन्स्टेंट असेल. A2 प्लस A4 के बराबर रहेगा और A3 प्लस A3 लिख दिया. A3 प्लस A3 क्योंकि ये तो मिडल टर्म है ना, ये मिडल टर्म है, उसका पेयर नहीं मिला तो A3 प्लस A3 लिखा है. आई होप कि तो क्लियर असेल. सो A1 प्लस A5 यानी कितना आएगा, देखो A2 प्लस A4 के बराबर आ जाएगा और ये हो जाएगा बेटा A3 प्लस A3. A3 प्लस A3 मतलब हो जाएगा 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 4. सो ये था A3 प्लस A3. सो A1 प्लस A5 A2 प्लस A4 4 है, ये था 1 हमारा और ये था हमारा 2. सो हमको फाइंड करना था A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5. याला आपण लिहिणार आहे A1 प्लस A5 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A3. ऐसे लिख सकते हैं इसको. A1 प्लस A5 का वैल्यू कितना है बेटा 4 है. A2 प्लस A5 सॉरी A2 प्लस A4 चा वैल्यू सुद्धा परत 4च आहे. A3 चा वैल्यू किती आहे, A3 चा वैल्यू आहे 2. तर हा होणार आहे फायनल आन्सर 10. हा होणार आहे फायनल आन्सर 10. आय होप की ही प्रॉपर्टी कशी यूज करायची ते क्लिअर आहे. सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टंट फ्रॉम बिगिनिंग अँड एंड ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टंट. आणि ते कशाच्या बरोबर असतात, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्मच्या बराबर असतात. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने देखा A1 प्लस A5 बराबर होगा A2 प्लस A4 बराबर होगा बेटा A3 प्लस A3 के. तो हमने इसका A3 दिया था, उसका यूज करके A1 प्लस A5 का वैल्यू 4 यूज किया, A2 प्लस A4 का वैल्यू 4 उसका भी यूज किया, A3 तो दिया ही था सीधे. तो ये जो पूछा गया अपने को समेशन ऑपरेटर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना. सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, है ना. हा फॉर्म्युला सुद्धा आपण 10th मध्ये कुठे ना कुठे बघितलेला आहे. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला है ना. क्या होता था बेटा, देखो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. यालाच आपण असं सुद्धा लिहू शकतो. लास्ट टर्मला आपण काय लिहू शकतो, लास्ट टर्मला आपण काय लिहू शकतो, एल के जगह पे अपन लिख सकते थे बेटा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एल के जगह पे लिख सकते हैं लास्ट टर्म, एल के जगह पे आता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ये जो फॉर्मूला रहेगा ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी.
तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी चे दोन फॉर्म्युलाज आहे. जर फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म दिला असेल तर हा फॉर्मूला अपन यूज करना है. ये प्रूफ मैंने यहाँ पे बताया बेटा कि आता कैसे. एस एन म्हणजे ए प्लस डी ए प्लस 2d ऐसे करते करते ये ऐसे लिख दिया. nth टर्म का एडिशन निकालना है, रिवर्स ऑर्डर करके लिख दो. इसका और इसका एडिशन करो तो आपको वहां पे दिखेगा कि a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल कितने बार हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है. तो ये 2s का व्हॅल्यू आहे, 2 को उधर ट्रान्सफर किया. सो आपल्याला फॉर्म्युलाज डायरेक्टली लक्षात ठेवायचे असतात. कुठून आलाय फक्त मी इथं डिक्टेट केलंय, एकदा बघून घ्या, तुम्हालाही समजेल इझिली. एस एन म्हणजे हे होणार आहे ए प्लस डी ए प्लस 2d t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn है ना. फिर उल्टा करके लिखा है उसको और दोनों का एडिशन करोगे तो लेफ्ट में आ जाएगा 2sn आणि हे ए प्लस एल हे किती वेळा होणार आहे बेटा, n टाइम्स होणार आहे, म्हणून ते n इंटू ए प्लस एल आणि हा फॉर्म्युला आपला तिथे डिराइव होऊन जाईल. तो एस एन के दो फॉर्मूलाज हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट नोट्स में भी मैंने वही लिखा है. देखो, व्हेन द लास्ट टर्म्स इज नोन यूज फॉर्म्युला. लास्ट टर्म जर माहित असेल तर कोणता फॉर्म्युला यूज करणार आहे आपण, एस एन इज n/2 इंटू ए प्लस एल हा फॉर्म्युला यूज करणार आहोत. व्हेन द कॉमन डिफरन्स इज नोन तर कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, n/2 इंटू 2a प्लस n मायनस 1 इंटू डी. हा फॉर्म्युला कुठून येतो, एल च्या ऐवजी काय ठेवायचं आहे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एल के जगह पे क्या रखोगे बेटा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. जैसे बोला था बेटा कि nth टर्म ऑफ एपी क्या आता है, लिनियर एक्सप्रेशन आता है बघा, an प्लस डी फॉर्मॅट मध्ये येतो nth टर्म ऑफ एपी. ही प्रॉपर्टी बघा, nth टर्म ऑफ एपी कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये येतो, नेहमी लिनियर टर्म an प्लस बी फॉर्मॅट मध्ये येतो. त्याच प्रकारे जर तुम्ही सम ऑफ एन टर्म्सच्या फॉर्म्युलाला सिम्प्लिफाय केलं, सम ऑफ एन टर्म्सच्या फॉर्म्युलाला सिम्प्लिफाय केलं की तो एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बनणार आहे. an स्क्वेअर प्लस bn या फॉर्मॅट मधला तो इक्वेशन बनेल आणि त्यासाठी कॉमन डिफरन्स जो असणार आहे बेटा तो असणार आहे 2a. याला लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट आहे द कॉमन डिफरन्स ऑफ एन एपी. कॉमन डिफरन्स ऑफ एन एपी जर एस एन चा फॉर्म्युला दिलेला असेल तर कॉमन डिफरन्स आपण फाइंड आउट करू शकतो. तो असणार आहे s2 मायनस 2s1. हा मी क्वेश्चन वरून सुद्धा क्लियर करेल कि हाच फॉर्मूला का बनतोय. तो इसको अपन समझ भी सकते हैं. देखो S2D म्हणजे काय लिहिलंय त्यांनी बघा, क्विकली दाखवून घेतो. डी मतलब इसने लिखा है बेटा S2 माइनस 2s1. आता S2 म्हणजे काय होणार आहे, T2 प्लस T1 होणार आहे, मायनस 2 टाइम्स ऑफ S1 म्हणजे सम ऑफ फर्स्ट टर्म. S1 म्हणजे T1च असतो, S1 म्हणजे कुठे ना कुठे T1च येणार आहे. तो ये आ जाएगा बेटा T2 माइनस T1. ये T1 माइनस 2T1 तो T2 माइनस T1 होता है कॉमन डिफरेंस, वो होता है कॉमन डिफरेंस. तो जब SN का फॉर्मूला दिया तो D का फॉर्मूला उसने लिखा है, ऐसे कोई अलग चीज नहीं है ना. तो D ला अपन लिहिणार बेटा S2 माइनस 2s1. D ला अपन लिहिणार S2 माइनस 2s1. ठीक है, आगे आते हैं. SN का अगर फॉर्मूला दिया तो कोई भी टर्म अपन लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. SN का अगर फॉर्मूला दिया तो कोई भी टर्म अपन जो है बेटा वहां पे लिख सकते हैं, है ना. हा फॉर्मूला समझा. SN का फॉर्मूला अगर दिया तो अपन क्या लिख पाएंगे, TN लिख पाएंगे. तो TR म्हणजे काय असणार आहे, TR लिहिलंय त्यांनी. TR म्हणजे असणार आहे बेटा SR माइनस 1. बघा R के जगह पे 2 रखो, तुमको क्लियर हो जाएगा. T2 म्हणजे काय होणार आहे, मग T2 म्हणजे काय होणार आहे, S2 माइनस S1 असतो का, असंच बघा. S2 म्हणजे काय बेटा, S2 मतलब होता है आपका, S2 मतलब होता है, यहाँ पे लिखता हूं T2, यानी यहाँ पे अगर हम लोग R के जगह पे 2 रखे तो T2 हो जाएगा S2 माइनस S1. आता S2 म्हणजे काय बेटा, T1 प्लस T2 असतो आणि S1 म्हणजे T1च असतो. तो ये आ जाएगा आपका T2, T1 कैंसल आउट हो जाएगा और T2 आ जाएगा. तो इसलिए वो इन जनरल फॉर्मूला है. तो SN चा जर फॉर्मूला दिलेला असेल तर TN चा फॉर्मूला है बेटा SN माइनस ऑफ 1. तो TR का लिखा है इसने SR माइनस ऑफ 1. तो आई होप की हे पॉइंट्स क्लियर असतील. सम ऑफ एन टर्म्सचे दोन फॉर्म्युलाज, फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म दिला की हा फॉर्म्युला यूज करायचा. कॉमन डिफरन्स दिला की हा सेकंड पॉइंट यूज करायचा है तुम्हाला. हा थर्ड पॉइंट तुम्हाला जास्त लक्षात नाही ठेवला तरी चालेल, बट तुमको पता रहना चाहिए कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एन के जैसे बनता हुआ आपको दिखेगा वहां पे, और एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसका डबल करो तो वो आपका डायरेक्टली कॉमन डिफरन्स होता है. त्यानंतर SN चा जर फॉर्म्युला दिला असेल तर कॉमन डिफरन्सचा फॉर्म्युला काय असणार आहे, S2 माइनस 2s1 असणार आहे. आणि SN चा जर फॉर्म्युला दिला असेल तर TN चा हा एक फॉर्म्युला असेल. क्वेश्चन वरून यांना क्लियर करू. बघा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सिरीज, SN चा फॉर्म्युला दिलेला आहे तुम्हाला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सिरीज बी. SN तुम्हाला दिलेला आहे बघा,
एस एन दिलेला आहे बेटा 5n² प्लस 2n. आणि आपल्याला काय विचारलंय, सेकंड टर्म विचारलाय, सेकंड टर्म विचारलाय. वी नो टी आर चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे किंवा टीएन चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. वी नो टीएन म्हणजे काय असतं, एस एन मायनस ऑफ 1 असतं. पुट एन इज इक्वल्स टू 2 करा, पुट एन इज इक्वल्स टू 2 करो. तो T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपका S2 माइनस S1. आता S2 माइनस S1 कसं फाइंड करणार आहे बघा, हा एन चा फॉर्म्युला आहे. यामध्ये एनच्या ऐवजी जर तुम्ही 2 पुट केलं तो ये हो गया 5 इंटू 2² प्लस 2 इंटू 2. तो ये हो गया आपका क्या हो गया बेटा S2 माइनस S1. अगर आपको करना है तो क्या करोगे, n के जगह पे 1 को पुट करोगे. तो ये हो गया 5 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1² प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1. तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका. सॉल्व करने के बाद 5 इंटू 2² म्हणजे किती होणार आहे 4. तो 20 प्लस 4 तो 24 माइनस, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका ये 24 माइनस, इसको सॉल्व करो 5 प्लस 2 तो ये कितना हो जाएगा आपका 7. और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 17 है ना, 17 ऑप्शन बी मध्ये येतोय. तो एस एन का अगर फॉर्म्युला दिया तो टीएन कैसे फाइंड आउट किया जाता है. एस एन जर दिला असेल तर टीएन म्हणजे काय असतो, एस एन मायनस ऑफ 1 असतो. हा फॉर्म्युला तुम्हाला डायरेक्टली अप्लाय करायचा. इन जनरल फॉर्म्युला आहे, कोणत्याही टाईपचा सिक्वेन्स असू द्या त्याला अशा प्रकारे, सॉरी कोणत्या टाईपचा नसला पाहिजे तो, सॉरी चुकीचं बोलतोय, कोणत्या टाईपचा नसेल, एपी असेल तरच वापरू शकतो. ठीक आहे, एपी असेल तरच वापरू शकतो. मेन्शन असायला पाहिजे होतं एपीआय म्हणून, मेन्शन असायला पाहिजे होतं एपीआय म्हणून. ठीक आहे, क्वेश्चंस के लिए. सो आई होप की मैं माझा पॉइंट क्लियर केलाय. आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ एन हमको फाइंड आउट करना है. गिवन में देखो न्यूमरेटर में 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू एन टर्म्स आ रहा है. न्यूमरेटर मध्ये 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू एन टर्म्स आ रहा है. न्यूमरेटर मध्ये जी टर्म्स येत आहे तो एपी आहे का बघा, एपी आहे बेटा. एपी मध्ये कॉमन टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म किती आहे 3 आहे आणि कॉमन डिफरन्स माहिती आहे आपल्याला, तुम्हाला कॉमन डिफरन्स किती आहे तर 2 है, 5 माइनस 3. एपी में था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको वहां पे पता है. हा सुद्धा एपी मध्ये फर्स्ट टर्म किती आहे बेटा 5 आहे आणि कॉमन डिफरेंस किती आहे तुमचा 8 है, सॉरी कॉमन डिफरेंस को दें, कॉमन डिफरेंस किती है 3 है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में भी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो. तो इसको a1 d1 कर, सॉरी a2 d2 कर दो, इसको a2 d2 कर दो, इसको a1 d1 कर दो. सो न्यूमरेटर मध्ये काय येणार आहे बघा, न्यूमरेटर मध्ये फॉर्म्युला लावायचा आहे तुम्हाला n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1. डिनोमिनेटर में आएगा बेटा 10 टर्म्स बोला है, सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड आउट करता है. n/2 म्हणजे n चा व्हॅल्यू इथं 10 आहे, तो 10/2 2a2 प्लस 10-1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है तुमको और n का वैल्यू निकालना है. तो ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर में n/2 2 इंटू a1 केलं की हा होईल 2 इंटू 3 प्लस n का वैल्यू तो निकालना है n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है उसके लिए 2, कॉमन डिफरेंस है उसके लिए 2. डिनोमिनेटर मध्ये काय येतं बघा 10/2 म्हणजे हा होईल 5, ये 2 टाइम्स ऑफ a2 म्हणजे कितना है बेटा 5, a2 म्हणजे किती आहे 5. सम ऑफ n टर्म्सचा फॉर्म्युला अप्लाय करतोय. न्यूमरेटर मध्ये n टर्म्स चाच अप्लाई होईल क्योंकि अप टू n टर्म्स का एडिशन निकालना है. डिनोमिनेटर में सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो n का वैल्यू 10 होगा बेटा डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त. सो ये हो गया n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2. तो ये हो गया a2 के जगह पे 5 प्लस 9 इंटू d2 के जगह पे आएगा आपका, d2 के जगह पे आएगा आपका बेटा 3 इज इक्वल टू 7. याला सिंप्लीफाई करा. सो ये आएगा बेटा अपना n/2 न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा 6 प्लस 2n माइनस 2. तो सॉल्व करता हूं 6 प्लस 2n तो ये हो गया 2n माइनस, चला तुम्ही सिंप्लीफाई करा तो बनेल 2n माइनस, ये 6 माइनस 2 हो जाएगा तो ये 2n प्लस 4 न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में देखो 10 प्लस 9 3 जा 27, 27 प्लस 10 27 प्लस 10 37. तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 37, 5 इंटू 37 इज इक्वल टू 7. ठीक है, याला सिंप्लीफाई करायचं आहे आणि यांची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. तो ये हो जाएगा बेटा अपना n/2 2n प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 इंटू 5 35
इंटू 37, त्याला परत 2 नी मल्टीप्लाय, हा एन अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या ऑप्शंस का यूज करके भी अपन वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस का यूज करके भी अपन इधर जो है बेटा वो सॉल्व कर सकते हैं। अंदर से 2 जो है वो कॉमन डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 को डिवाइड कर दोगे, 2 को अंदर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 2 इज इक्वल टू 35 इंटू 37। काय केलंय सर तुम्ही, या 2 नी आतमध्ये डिवाइड केलंय बेटा, ये 2 अगर अंदर डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग बता सकते हैं 35 नहीं लिखना है, ये 37 लिखना है, ये था 35 इंटू 37। सो देयर फॉर n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 35। काय केलं है समझा प्रॉपरली, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वे भी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे n टर्म्स के लिए लगेगा, पर्टिकुलरली यहाँ पे 10 टर्म्स के लिए लगेगा, तो n के जगह पे 10 रखोगे। सिंप्लिफिकेशन केलंय, लेफ्ट साइडला आणि राइट साइडला एकच फॉर्मॅट येत आहे, म्हणजे n डायरेक्टली आयडेंटिफाई होईल, n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा आपका 35, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सो आई होप की हा पॉइंट क्लियर असेल, सम ऑफ n टर्म्सचा फॉर्म्युला वापरून त्याला सॉल्व केलंय आपण। आगे बढ़ते आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इफ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3, सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 15 टर्म्स, देन कॉमन डिफरन्स ऑफ दिस एपी फाइंड आउट करायचंय। कंडिशन्स वगैरह प्रॉपरली बघा, गिवन काय दिलेलं तुम्हाला, ए दिलेला आहे बेटा, इथं ए किती दिलेला आहे ते बघा, ए इज इक्वल टू दिया है अपने को 25, ए इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 25, तो गिवन लिखता हूं मैं यहां पे, गिवन ए इज इक्वल टू 25 एंड काय दिलेला आहे, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 15 टर्म्स। तो इसको स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर उसको लिखेंगे कैसे वो देखते बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स। प्रॉपरली बघा, जर टोटल आपण कन्सिडर केले की 40 नंबर ऑफ टर्म्स आहे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपन जर कंसिडर केलं, फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी दिलेली तुम्हाला, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपन ने 40 कंसिडर किए बेटा, सो T1 T2 T3 अप टू T40, तो ये क्या बोल रहा है कि T1 से लेके तो T25 टर्म्स का सम किसके बराबर है वो देखो, T1 से लेके तो T25 तक का सम किसके बराबर आ रहा है, T26, मतलब नेक्स्ट 15 टर्म, T26 प्लस T27 अप टू की थी T40, इसका तो अपन लिख ही सकते हैं इसका सम, तो ये हो जाएगा बेटा सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, फॉर्म्युला अप्लाय करून टाकू। याला काय लिहितोय मी ते बघावा, नेक्स्ट 25 टर्म्स है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो बेटा इसको अपन लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल 40 टर्म्स, सम ऑफ ऑल 40 टर्म्स, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T40 लिहिलंय, मायनस करून T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T25 लिहिलंय बघा। सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्सला कसं लिहितोय, 26 पासून स्टार्ट होणार आहे, नेक्स्ट 15 टर्म्स T40 पर्यंत होणार आहे, त्याला मी लिहित असताना काय लिहिलंय, सम ऑफ ऑल 40 टर्म्स मायनस सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, मायनस सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, 40 टर्म्सच्या ऍडिशन मधून, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्सच्या ऍडिशन मधून सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्सला जर तुम्ही सबट्रैक्ट केलं की काय मिळणार आहे तुम्हाला, 26 ते 40 टर्म्सच्या ऍडिशन मिळेल। तो इसको क्या लिख सकते हैं वो देखो बेटा, ये हो गया आपका S25, लेफ्ट साइड तो क्लियर रहना चाहिए, इसको लिखोगे सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स म्हणजे 40, आणि हा सम ऑफ 25 टर्म्स होता है तो हा S25 होईल, इसको इधर लेकर आ जाओ तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ S25 इज इक्वल टू S40, 2 टाइम्स ऑफ S25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा S40। तो ही कंडिशन कशी आली ही तुम्हाला क्लियर असायला पाहिजे। इसको सॉल्व करते बेटा, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे और तुमको आंसर मिलेगा,
ठीक आहे, इसको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट स्लाइडवरच घेतो. याला सॉल्व करू. तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्ससाठी फॉर्म्युला काय येणार आहे? सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्ससाठी फॉर्म्युला काय येणार आहे? फर्स्ट टर्म्स दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो ये हो गया बेटा 2 इंटू 25/2 2a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, राइट साइड में आ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, तो ये हो जाएगा n/2 मतलब 40/2 2a प्लस 40 माइनस ऑफ 1 इंटू डी. कन्फ्युजन नको, स्लाइड चेंज झाली आहे फक्त, बाकी काहीच नाही आहे. 2 टाइम्स ऑफ S25 म्हणजे काय लिहिणार आहे? 25/2 2a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी. और काय करणार आहात आता याच्या पुढे बघा, इसकी बाद की स्टेज में क्या करोगे बेटा? a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको? 3 दिया हुआ है ना. a का वैल्यू दिया हुआ है हमको 3. सो पुट a इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है. तो पुट a इज इक्वल टू 3 अगर रखे तो ये कितना आएगा? 25 ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा 6 प्लस 24 इंटू डी, तो अपने को निकालना है. ये हो जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 39 इंटू डी. आता काय करतोय ते बघा, 5 नी डिवाइड करतोय तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बेटा 4, ये हो जाएगा 4. 5 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, सिंप्लीफिकेशन करतोय फक्त. 5 आतमध्ये मल्टीप्लाई करा 30 प्लस ये हो जाएगा बेटा अपना 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और ये हो गया 120 डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना 24 प्लस 9 चौक 36, हाँ 156 होणार आहे. 156 डी, याला इकडे ट्रान्सफर करा, याला इकडे ट्रान्सफर करा, ये 6 और ये हो गया 36 डी. सो डी का वैल्यू आ जाएगा अपना 1/6, डी का वैल्यू आ जाएगा अपना 1/6. तो कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है ये चेक कर लो, कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है ये चेक कर लो. 1/6 ऑप्शन ए विल बी काय असणार आहे बेटा तुमचा करेक्ट आन्सर असणार आहे. ऑप्शन हे काय असणार आहे आपला करेक्ट आंसर असणार आहे. आय होप की हा क्वेश्चन सुद्धा तुम्हाला क्लियर असेल. आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. हा एक क्वेश्चन बघून घेऊ आणि आजचा जो सेशन असेल तो एंड करू. प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आहे बघा, काय दिलेलं आहे. इफ a1 a2 a3 अप टू a24 आर इन एपी एंड a1 a5 ऑफ से यहां से लेके कहां तक बेटा 24 तक, ये कितना है 225 है, ये कितना है 225 है. और फाइंड करना है आपको a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू a24 आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक है, जो फाइंड करना है उसको क्या लिख सकते हैं और जो दिया हुआ है उसको क्या लिख सकते हैं. देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी अपन मागे बघितलेला, उसके साथ साथ सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्म्युला यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है. तो प्रॉपरली लक्ष द्या. गिवनला मी लिहितोय, गिवन काय दिलेलं आहे ते बघा. गिवन आहे आपल्याला बेटा, गिवन a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 प्लस a24 इज इक्वल टू दिलेला आहे बेटा तुम्हाला 225. अब देखो a1 a2 a3 अप टू a24 एपी में था, a1 a2 a3 अप टू a24 आर इन एपी. तो मेरे को पता है अगर ये सीक्वेंस एपी में तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म किंवा सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड नेहमी कसा असतो, कॉन्स्टंट असतो. सो a1 प्लस a24 इसको कलेक्ट कर लेते बेटा, a1 प्लस a24, उसके बाद बेटा a5 प्लस a20, उसके बाद a10 प्लस a15. ये तीनों वैल्यू सेम रहेगी क्या? ये देखो जो मैंने ब्रैकेट्स में कलेक्ट किया है, ये तीनों वैल्यू क्या रहेगा बेटा? सेम ही रहेगा ना. सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड काय असतो? कॉन्स्टंट असतो. कशाच्या बरोबर असतो? सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्मच्या बराबर असतो. तो इसको अगर अपन के ले ले बेटा तो ये भी के होगा, ये भी के होगा. तो के प्लस के इज इक्वल टू 225 यूजिंग प्रॉपर्टी. यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लक्षात घ्या. कोणती प्रॉपर्टी यूज केली आहे? सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टंट फ्रॉम, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टंट फ्रॉम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 225. तो k का वैल्यू आ जाएगा बेटा अपना, k का वैल्यू आ जाएगा 70
75, के का व्हॅल्यू आ गया अपना 75. आता के चा व्हॅल्यू 75 आलाय. के म्हणजेच काय सर, A1 प्लस A24, A1 प्लस A24, इसका वैल्यू कितना आ गया अपना 74 आ गया, ऐसे बोल दो. तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके बराबर होगा, यही वैल्यू इसके बराबर होगा. सो लेट A1 प्लस A24 ला तुम्ही के कन्सिडर केलंय, तर हा के होणार आहे, हा सुद्धा केच होणार आहे. सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टंट फ्रॉम फर्स्ट टर्म अँड लास्ट टर्म नेहमी काय असतो, कॉन्स्टंट असतो. आणि कशाच्या बराबर असतो तो, किसके बराबर रहता है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होता है. तो सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. बार बार स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं. सो A1 प्लस A24 का वैल्यू निकाल दिया हुआ है, कितना हो गया, अब 75 आ गया. क्या निकालना है नाउ, जो फाइंड करना है उस पर फोकस करते हैं. नाउ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू A24 तुम्हाला फाइंड आउट करायचंय, अप टू A24. तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स अपने को निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स अपने को निकालना है. उसके लिए अपने को पता है A1 प्लस A24 पता है बेटा, A1 प्लस A24 यहां पे अपने को पता है. सो इसको क्या करते हैं अभी देखो, एक तो तुम लोग इसका यूज करके जा सकते थे. देखो A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 75, इसी को यहां पे बैठा देता हूं मैं. देखो फिर से यही प्रॉपर्टी करता हूं कि कलेक्ट कर लेते हैं टर्म्स को. A1 प्लस A24 ला कलेक्ट केलंय तुम्ही, प्लस ये हो जाएगा बेटा A2 प्लस A23 को कलेक्ट किया होगा, प्लस A3 प्लस किसको कलेक्ट किया होगा आपने, A22 को कलेक्ट किया होगा. और ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा. कैसे, कहां तक जाएगा, देखो बीच में आएगा आपका 12 आणि 13 एक पेयर बनेल, 12 आणि 13 एक पेयर बनेल. आई होप कि क्लियर असेल. तो ये जो होगा बेटा ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू भी के है, तो ये हो रहा है आपका के प्लस ये वैल्यू भी के होगा. के प्लस के कितने बार आ रहा है, 12 टाइम्स आ रहा है, ऐसे बोल दो. और के का वैल्यू कितना है अपने पास में, तो ये हो जाएगा 12 के प्लस के 12 टाइम्स जर तुम्ही केलं तर तो किती येणार आहे 12 के. के प्लस के 12 बार कर दिया तो ये हो गया 12 के. सो ये हो गया 12 इंटू के का वैल्यू कितना है बेटा अपने पास 75. इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 6 आ जाएगा. 84 और 9 सॉरी 84 और 6 तो ये आ गया 90. तो ये फाइनल आंसर आएगा आपका 900. ये फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा आपका 900 ना. सो ये होगा हमारा आंसर 900 ऑप्शन डी मध्ये येतोय. 900 ऑप्शन डी मध्ये येतोय. कसं केलंय ते बघा. प्रॉपर्टीज का यूज किया है अपन ने, क्या किया बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टीज का जो है वो यूज किया है. ठीक है, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इक्वल्स टू सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तीच प्रॉपर्टी यूज केली. सो A1 प्लस A24 किसके बराबर होगा, A2 प्लस A23 किसके बराबर होगा, A3 प्लस A22. ये सब वैल्यूज के कंसिडर कर लिए और के होता है आपका 75. के हमने फाइंड किया था, ये हो गया था अपना 75. तो आय होप की आजचा जो सेशन असेल तो तुम्हाला इंटरेस्टिंग वाटला असेल. प्युअरली एंट्रन्स पॉइंट ऑफ व्यू आपण हा सेशन घेतला बेटा, कारण की एपी जो आहे तो बोर्ड्स मध्ये दिलेलाच नाही आपल्याला. तो ये अपन ने सीईटी और जेई पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जो है वो पूरा सेशन पढ़ा है ना. सो आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे एंड करने वाले हैं. सो आज के लिए होमवर्क की अगर बात करूँ तो आपको डीपीपी सॉल्व करना है और ये जो क्वेश्चंस हमने क्लास में सॉल्व किए इसको एक बार आप फिर से लगा कर देख लो. तो चलो बेटा तब तक के लिए आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं. तो तब तक के लिए आप बिल्कुल पढ़ते रहो. बी सेफ एंड बी हैप्पी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू, बाय बाय.